हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल जीएस विद ईशा। सो गाइस, हम आज स्टार्ट करेंगे। जैसे प्रीवियस वीडियो में मेरी जो अपलोड हो चुकी है उसमें मैंने हर्यंक डायनेस्टी के बारे में कंप्लीट करवाया था, जिसमें हमने बिंबिसार किया था, अजातशत्रु के बारे में किया था और उदयन के बारे में किया था। आज मैं थोड़ा और बताऊंगी। उदयन का ज़्यादा नहीं है, लास्ट वीडियो में मैंने यहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें लिख के दिखाई थी, तो उससे अलग कुछ नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, बिंबिसार और अजातशत्रु से क्वेश्चंस और भी आते हैं, तो वो मैं आज आपको कंप्लीट करवा देती हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ी सी स्लाइड्स में, एक स्लाइड में हो जाएगा। तो पहले हम करेंगे किसके बारे में, जो फर्स्ट रूलर था बिंबिसार। ये कैसे रूलर बना वो सब मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। उसके उसके आगे की वीडियो जो है पहले की, वो मैंने डाल दी है, वहाँ पे चेक कर लेना। फिर हम बात करते हैं कि बिंबिसार जो है क्या करता है। बिंबिसार सेंट राजवेद, राजवेद किस, जिनका नाम क्या होता है, जीवक। जीवक नाम के एक राजवैद्य होते हैं जो कि बिंबिसार के कोर्ट में होते हैं। वो इन्हें कहाँ भेजते हैं, ये अवंती में भेजते हैं इन्हें। कहाँ? अवंती में, ठीक है। अवंती के राजा हुआ करते थे जिनका नाम था प्रद्योत। तो ये उनके पास भेजते थे। क्या हुआ था प्रद्योत को, तो प्रद्योत जो है ये जॉन्डिस से सफ़र कर रहे थे, इनको मतलब पीलिया बीमारी हुई थी। तो जो बिंबिसार है, इनकी अवंती से वैसे कुछ ज़्यादा दोस्ती नहीं थी, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया था, अपने ही राज्य के जो राजवैद्य थे जीवक नाम के, उनको अवंती भेजा था प्रद्योत को ठीक करने के लिए, ठीक है। तो बिंबिसार को और क्या कहा जाता है, ही ऑल्सो कॉल्ड श्रेनिक, क्योंकि इन्होंने एक स्टैंडिंग आर्मी बनाई थी ना, फर्स्ट स्टैंडिंग आर्मी, तो इसलिए इनको श्रेनिक बोला जाता है। इन्होंने अंग को डिफीट किया था, ही डिफीटेड अंग। देखा अवंती में इन्होंने कैसे किया, इन्होंने अवंती को अपनी तरफ कैसे किया था कि इन्होंने अपने ही दुश्मन की मदद की थी, और अंग को इन्होंने अपने अंदर ले लिया था बाय वॉर। और इन बात करें इनकी वाइफ की, तो मैं कल आपको बता चुकी हूँ इनकी वाइफ कौन कौन सी थी, महाकोशाला, चेलना और चेमा। तो जो अजातशत्रु हैं वो चेमा के बेटे थे, वो सब मैं कल करवा चुकी हूँ। अगर हम बात करें महाकोशाला की, महाकोशाला, तो इसके बारे में देखें तो इससे शादी करके बिंबिसार ने जो है काशी को अपने अंदर ले लिया था। मतलब डाउरी बोल सकते हैं, दहेज बोल सकते हैं। किससे? प्रसन्नजीत से। प्रसन्नजीत कौन है? ये महाकोशाला देवी के भाई थे। तो इनसे शादी करके इन्होंने काशी को अपने अंदर एज अ दहेज में इन्होंने ले लिया था। बात करें चेलना की, जो कि दूसरी वाइफ थी इनकी, ये डॉटर ऑफ लिच्छवी थी, ये भी मैंने कल करवा दिया था। किंग चेतक की। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। अंग के बारे में अगर मैं और कुछ बताऊं, तो अंग के जो रूलर थे जिनका नाम था ब्रह्मदत्त, इन्हें बिंबिसार ने डिफीट किया था। क्या लिखेंगे हम? डिफीटेड बाय बिंबिसार, ठीक है। जो कि ये जो अंग के, तो बिंबिसार ने क्या किया, ब्रह्मदत्त को हरा कर अंग अपने अंदर ले लिया, और अंग का जो गवर्नर है वो किसे बनाया इन्होंने, उसका गवर्नर इन्होंने अजातशत्रु को बनाया। अजातशत्रु बाद में क्या करता है, वो अपने ही बाप को जान से मार देता है और खुद गद्दी पे बैठ जाता है। तो अब हम अगर बात करें अजातशत्रु की, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसे हम और क्या बोलते हैं, अजातशत्रु को बोला जाता है कुनिक। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि कुनिक किसे बोला गया है, तो अजातशत्रु को कुनिक बोला गया है। इसको पितृहंता भी बोला गया है, क्योंकि इसने अपने बाप को मारा था। पितृहंता। अजातशत्रु के टाइम पे ही जो बुद्ध थे, इनकी फर्स्ट काउंसिल हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में ऐसे पॉइंट से पूछे जाते हैं। अच्छा, इन्होंने ना 3 बैटल लड़े थे, उन तीनों बैटल के बारे में थोड़ा बता देती हूँ मैं। जो फर्स्ट बैटल लड़ा था इन्होंने, जो यानी कि जो पहली लड़ाई लड़ी थी इन्होंने, वो इन्होंने अंग के साथ लड़ी थी। तो जहाँ पे अजातशत्रु को बिंबिसार ने गवर्नर बनाया था, किसको हरा के? ब्रह्मदत्त को। तो पूछ सकते हैं कि अंग का राजा कौन था जिसको बिंबिसार ने हराया था, या जिसके बदले अजातशत्रु गवर्नर बना था, तो वो ब्रह्मदत्त था, जिसका नाम था। दूसरी लड़ाई इन्होंने किससे लड़ी थी, तो कौशल से, यानी कौसाला, जो कि प्रसन्नजीत, जो इसके इनके सौतेले मामा कह सकते हैं हम, प्रसन्नजीत। क्योंकि अजातशत्रु जो है ये चेमा के बेटे थे, और प्रसन्नजीत जो है ये जो कौसाला देवी था उनका भाई था, यानी कि बिंबिसार की पहली वाइफ के भाई थे ये। तो इस तरीके से सौतेले मामा हुए। तो अगर इनसे कनेक्शन मारे तो इन्होंने इनको भी हराया,
ठीक है, और इनकी ही डॉटर यानी प्रसेनजीत की डॉटर से इन्होंने शादी कर ली थी, जिसका नाम क्या था, वजीरा। तो जो काम इनके पिताश्री ने किया वो भी इन्होंने ही किया, लड़ाई करके और उन्हीं की बेटी से शादी कर ली। तो ये वजीरा जो है ये किसकी बेटी थी, प्रसेनजीत की, और वाइफ किसकी थी, अजातशत्रु की। तो कैसे बनी, इन्होंने कौशल को डिफीट किया जहाँ के राजा प्रसेनजीत थे, और वहाँ से फिर इन्होंने जो एग्रीमेंट किया कि हाँ मतलब मैट्रिमोनियल अलायंस ये लोग ज़्यादा बनाते थे, और इन्होंने काशी भी अपने पास वापस ले लिया था। अब अगर हम बात करें तीसरा बैटल इन्होंने क्या लड़ा, किसके साथ लड़ा, तो तीसरा बैटल इन्होंने वज्जी के साथ लड़ा था, जो कि फर्स्ट रिपब्लिकन थी। तो वज्जी में क्या था, 8 रिपब्लिकन क्लैन थे, ये मैं कल आपको बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर ना अजातशत्रु को इनको डिफीट करने में बहुत टाइम लगा था वज्जी को। तो अजातशत्रु ने इसी में यहीं पे लड़ने के लिए 2 न्यू वेपन्स का इस्तेमाल किया था, जिसके बारे में एग्जाम में कई बार पूछा गया है। पहला वेपन का नाम था महाशील कंटिका या कंटक बोल सकते हो, दूसरा था रथमूसल। तो इन दोनों नए औजार यानी वेपन बोल सकते हैं हम, इनका इन्होंने यूज़ किया था लड़ाई में, किसके साथ, वज्जी को हराने में। क्यों, क्योंकि वज्जी काफ़ी बड़ा राज्य हुआ करता था उस टाइम पे, बहुत बड़ी महाजनपद थी जिसमें 8 क्लैंस हुआ करते थे, तो इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये यहाँ पे हमारी हरेंक डायनेस्टी कंप्लीट हो गई है, कल मैंने ये भी क्लियर करवा दिया था और भी डिटेल में बताई थी चीज़ें। आज हम इससे नेक्स्ट जो डायनेस्टी है शिशुनाग डायनेस्टी, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली कौन सी आई थी, बृहद्रथ डायनेस्टी, अगर वो एग्जाम में नहीं दिया एग्जाम्पल में तो आपको स्टार्ट कर देंगे वो हर्यंक डायनेस्टी से, उसके बाद फिर पूछते हैं कि इसके बाद मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कौन से आते हैं। तो एक चीज़ मैं और बताऊंगी, जो मैंने बताया था चलो वो मैं बाद में देखूंगी। हम पहले स्टार्ट करते हैं शिशुनाग डायनेस्टी से। तो शिशुनाग डायनेस्टी पे पहले जो यहाँ पे लिखा हुआ है पहले मैं ये कंप्लीट करवा देती हूँ। अकॉर्डिंग टू श्रीलंकन क्रॉनिकल्स यानी श्रीलंका के कुछ लेख हैं, वहाँ से हमें क्या पता चलता है, द पीपल ऑफ मगध रिवोल्टेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ नागदशक। तो जब नागदशक थे, जिनके बारे में मैंने बताया था कि ये लास्ट जो है हर्यंक डायनेस्टी के रूलर रहे थे, तो इनको क्या किया था, ये यहाँ पर हार गए थे एंड प्लेस टू अमात्य मिनिस्टर नेम्ड शिशुनाग एज अ किंग। इन्होंने क्या किया था, अपने रीजन के टाइम पे जब मगध में रिवोल्ट हो रहा था तो इन्होंने अपने ही मिनिस्टर यानी कि अमात्य को, जो इनका किंग शिशुनाग था, अमात्य यानी इनका मिनिस्टर, ये यहाँ पर किंग बन गया, कहाँ पे, मगध एम्पायर में। तो शिशुनाग कौन था, तो शिशुनाग जो है ये नागदशक का अमात्य भी आ सकता है या मिनिस्टर भी आ सकता है, आपको दोनों नाम ही ध्यान रखने हैं। तो कौन बना अभी मगध एम्पायर का राजा, तो शिशुनाग बना, ठीक है। तो ये गवर्नर ऑफ काशी था, आपको ये ध्यान रखना है, पहले ये गवर्नर ऑफ काशी था, बाद में इसको पूरा मगध एम्पायर का राजा बना दिया गया। ये वॉइसरॉय था काशी का, जो मैंने बताया आपको, बिफोर बिकमिंग द किंग ऑफ मगध। कैपिटल जो थी वो गिरिराज थी, या राजगिरी लिख सकते हो आप। इसने एनेक्स्ड किया था यानी कि इसने हड़पा था किसको, अवंती को, एंड ब्रॉट एन एंड टू द लॉन्ग राइवलरी बिटवीन मगध और अवंती। तो अवंती से इसने बहुत लंबी लड़ाई करी थी और उसको अपने अंदर ले लिया था, किसने, शिशुनाग ने। लेटर शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ वैशाली। आपसे ये पूछा जाएगा कि किस राजा ने जो अपना कैपिटल है वो राजगिरी या फिर गिरिराज से वैशाली शिफ्ट कर लिया था, तो वो कौन था, वो शिशुनाग था। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। शिशुनाग के बारे में मैं आपको और चीज़ें बताऊँ तो कैपिटल के बारे में मैंने बता दिया, इसने अवंती को अपने अंदर किया था, बहुत लंबी लड़ाई चली थी ये। तो शिशुनाग का जो सक्सेसर हुआ था यानी इसके बाद कौन गद्दी पे बैठा था, कालाशोक। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कालाशोक के बारे में। इतना हो गया। कालाशोक के बारे में भी ज़्यादा कुछ पढ़ने के लिए है नहीं, हम उसके बारे में भी थोड़ा बहुत ही पढ़ेंगे क्योंकि शिशुनाग ने ज़्यादा कुछ किया नहीं था। और इसके बाद जब अगर हम कालाशोक की बात करें तो ये बेटा था शिशुनाग का। कालाशोक ने शिफ्ट किया था अपना कैपिटल पाटलिपुत्र में। क्या हुआ, पहले शिशुनाग ने गिरिराज से वैशाली शिफ्ट करी, पर इसकी कैपिटल गिरिराज भी रही है। तो पहली कैपिटल जब बोली जाएगी शिशुनाग डायनेस्टी की तो वो गिरिराज ही बोली जाएगी, गिरिराज या राजगिरी। और दूसरी इन्होंने वैशाली शिफ्ट कर दी थी। तो तीसरी बार कब शिफ्ट किया था, किसने किया था, काल अशोक ने किया था। कहाँ, पाटलिपुत्र में, जो कि उदयन ने खोजा था। तो ये हो गया। फिर इसके बाद ही कंडक्टेड द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल। तो दूसरी यानी कि सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल किसके पास हुई, तो ये वैशाली में ही हुई थी। देखिए कैपिटल भले ही पाटलिपुत्र था लेकिन जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है वो वैशाली में ही हुई थी, किसके द्वारा, काल अशोक के द्वारा। ही वॉज किल्ड इन अ पैलेस रिवॉल्यूशन दैट ब्रॉट द नंदा डायनेस्टी टू द थ्रोन। ये यहाँ पर मारे गए,
ठीक है, रिवॉल्यूशन हुआ था इनके खिलाफ, तो वहाँ पे इनको मारा गया और नंद डायनेस्टी जो है थ्रोन पे आई, यानी उन्होंने अगला सिंहासन संभाला। तो काल अशोक के बारे में भी ज़्यादा चीज़ें नहीं है, मेन इनके बारे में यही है कि सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी, इनके फादर कौन थे, शिशुनाग जिन, ठीक है, इनकी जगह ये बैठे थे यहाँ पे, और काल अशोक ने ही जो पाटलिपुत्र अपनी कैपिटल शिफ्ट कर दी थी। तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। और ये अगर क्वेश्चन आता भी है कि जो काल अशोक है ये अपने फादर की जगह बैठा था शिशुनाग की, तो की सक्सेसर है, ये हमें कहाँ पता चलता है, तो ये महावासमा और काकवर्ण में लिखा हुआ है। कहाँ पे? महावामसा एंड काकवर्ण इन द पुराण, यानी कि पुराण में, पुराना लिख सकते हैं हम, इसमें जो महावासमा और काकवर्णन है इसमें पता चलता है हम लोगों को कि जो काल अशोक है ये अपने फादर की जगह पे वहाँ के रूलर बने थे। तो पूछा जाता है ऐसे, अकॉर्डिंग टू हर्षचरिता ऑफ बाणभट्ट। देखिए पहले तो हर्षचरित किसने लिखी है? जो हर्षचरिता है ये लिखी किसने? ये बाणभट्ट ने लिखी है। पहला क्वेश्चन आपका ये बन जाता है। तो इसके थ्रू भी हमें पता चलता है कि जो काल अशोक है इसको कैसे मारा गया था, बाय अ डैगर, एक डैगर से इसको मारा गया था। किसके द्वारा? बाय महापद्मनंद। यहाँ से नंद डायनेस्टी शुरू हो जाती है, यानी कि काल अशोक को किसने मारा था? तो महापद्मनंद ने, जो कि नंद डायनेस्टी को स्टैब्लिश करते हैं। तो यानी कि शिशुनाग डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी आ जाती है? महापद्मनंद, यानी कि नंद डायनेस्टी। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल आपसे भी ये भी पूछ सकते हैं कई एग्जाम में कि बिहार में हुआ था, कश्मीर में हुआ था, क्योंकि जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है वो कश्मीर में हुई थी। तो इस तरीके से पूछा जाता है। अगर हम बात करें कि पाटलिपुत्र के बारे में, तो पाटलिपुत्र एज द परमानेंट कैपिटल कहाँ का बना था? तो मगध का बना था। ये क्वेश्चन आता था कि मगध की जो परमानेंट कैपिटल कौन बना था? पाटलिपुत्र। तो ऐसे क्वेश्चन चेंज करके पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पढ़ेंगे नंदा डायनेस्टी के बारे में। किसने स्टार्ट किया, कौन यहाँ का फर्स्ट रूलर था? तो महापद्मनंद, जिसने काल अशोक को मारा था। इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। दिस वॉज द, देखिए किसी भी डायनेस्टी का ना आपको फर्स्ट रूलर पता होना चाहिए, उसका इंपॉर्टेंट रूलर पता होना चाहिए और उसका लास्ट रूलर पता होना चाहिए। किसने किसको मारा, कौन किसकी जगह सिंहासन पर बैठा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। किसकी कौन सी कैपिटल थी, अगर किसी ने कैपिटल चेंज करी है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं। किसके टाइम पे बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, चारों के चारों, उन चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। किस डायनेस्टी में हुई थी या किस राजा के अंदर हुई थी, इस तरीके से आपको हर चीज़ याद करके पढ़नी है। नंदा डायनेस्टी की बात करें तो दिस वॉज द फर्स्ट नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी। अब तक जो थे वो क्षत्रिय चल रहे थे, लेकिन इसको पहली नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी बोला गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। द फर्स्ट रूलर वॉज द महापद्मनंद, ठीक है, हु टेक ओवर द थ्रोन ऑफ काल अशोक। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो पहला रूलर कौन हुआ? महापद्मनंद। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। महापद्मनंद के बारे में देखें तो ही वॉज कॉल्ड फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्परर ऑफ इंडिया। तो पहला हिस्टोरिकल बोला है, देखना ये ध्यान रखना, हिस्टोरिकल एम्परर है ये इंडिया का, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बोला गया? फर्स्ट एम्पीरियर ऑफ इंडिया। तो ये दो क्वेश्चन अलग अलग बनते हैं। पहला एम्परर कौन बना है इंडिया का? चंद्रगुप्त मौर्य। और हिस्टोरिकल एम्परर कौन बना है? वो बना है महापद्मनंद। अब बात करें, ही किल्ड काल अशोक टू बिकम अ किंग। इसने काल अशोक को मार के खुद किंग बन गया। ही रूल्ड फॉर 28 ईयर्स, 28 साल तक इसने राज किया। इसका टाइम पीरियड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ, लेकिन स्टेट पीसेस में ये पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। ही इज़ ऑल्सो नोन एज सर्व क्षत्रांकित, मतलब कि जो सारे क्षत्रियों को इसने नाश किया था, यानी कि क्षत्रिय डिस्ट्रॉयर था, एक रात भी बोलते हैं इसको। तो क्या क्या बोला गया? क्षत्रिय डिस्ट्रॉयर किसको बोला गया? महापद्मनंद को। एक राट किसे बोला गया है? महापद्मनंद को। सर्व क्षत्रियांतक किसे बोला गया है? ये भी महापद्मनंद को ही बोला गया कि इसने सारे क्षत्रियों का नाश किया था। ड्यूरिंग हिज रूल, यानी कि अब तक क्षत्रियों की काफ़ी पावर थी, जो राजा बनते थे, लड़ाई करते थे, वो क्षत्रिय ही करते थे। लेकिन महापद्मनंद यानी कि नंद डायनेस्टी आने के बाद जो क्षत्रियों का जो अस्तित्व है वो धीरे धीरे नीचे जाने लगा और ब्राह्मण्स का जो वो रूल है वो ऊपर आने लग गया था। आगे हम बात करेंगे कैसे क्या हुआ था। ड्यूरिंग हिज रूल द एम्पायर एक्सपेंडेड, इसने अपने रूलिंग टाइम पीरियड में एम्पायर को एक्सपेंड किया, यानी कि बढ़ाया। इट वेंट फ्रॉम द कुरु कंट्री इन द नॉर्थ। अब ये कहाँ से कहाँ तक था, आपको ये ध्यान रखना है। कुरु कंट्री इन द नॉर्थ यानी उत्तर में कुरु कंट्री तक था। टू द गोदावरी वैली, यानी कि गोदावरी तक। इन द साउथ, यानी ऊपर कहाँ? कुरु कंट्री से लेके गोदावरी नीचे साउथ तक, ठीक है। फ्रॉम मगध टू द ईस्ट, यानी ईस्ट में मगध है और वेस्ट में नर्मदा है।
तो इतना इसका राज्य जो है फैला हुआ था, आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। ही रूल्ड ओवर सेवरल किंगडम्स इंक्लूडिंग कलिंग, तो कलिंग के ऊपर भी इसने रूल किया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा राजा था जिसने कलिंग पर रूल किया था, यानी कि कलिंग उसने अपने अंदर लिया था, तो वो महापद्मनंद था। और इसके बारे में देखें तो कैपिटल इसने भी पाटलिपुत्र ही बनाई थी, ये शायद मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया तो आप लिख लेना। जो इसकी कैपिटल थी वो पाटलिपुत्र थी। बहुत ही पावरफुल रूलर था ये। इसे इसके और भी कई सारे नाम है, मैं एक मिनट रब कर देती हूँ। देखिए इनके जो अलग अलग नाम रखे जाते हैं ना, आपको वो याद होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके नाम, इसको क्या बोला गया है, ही कॉल्ड उरुगसेन। किसको बोला गया, महापद्मनंद को। सर्व छत्रांकत बोला गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक राट भी इसको बोला गया है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हैं। महापद्मापति, सॉवरन टू द इन्फानाइट, नहीं ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बारे में इतना ही काफ़ी है महापद्मनंद के बारे में। और अगर इसके बारे में हम देखें तो जैसे इसको उरुगसेन बोला गया है, तो ये किस में बोला गया है, हमें कहाँ से पता चलता है कि महापद्मनंद को उरुगसेन बोला गया है, तो ये कहाँ से चलता है पता, महाबोधि वासमा से। महाबोधि वामसा से हमें ये पता चलता है कि जो चंद्रगुप्त महापद्मनंद है, इसको उरुगसेन बोला गया है, ठीक है। इतना करने के बाद हम देखेंगे एक इंस्क्रिप्शन है जो कि पाया गया है हाथी गुम्फा, जो कि राजा खारवेल का है। वो बताता है, यानी कि वो हमें ये बताता है कि कलिंग पे जो रूल किया था वो नंद डायनेस्टी ने किया था। क्या बताया मैंने कि एक इंस्क्रिप्शन है, एक लेख है, इंस्क्रिप्शन, ठीक है। आप लोग लिखने एक अभिलेख है जो कि बहुत ही फेमस है, जिसका नाम है हाथी गुम्फा। किसके द्वारा लिखा गया है ये, इसे बोलते हैं हम हाथी गुम्फा ऑफ राजा खारवेल। कहाँ का राजा थे, खारवेल के, राजा खारवेला। ये हमें बताता है कि जो महापद्मनंद है या जो नंदा डायनेस्टी है, इन्होंने कलिंग को जीता था और यहाँ पर रूल किया था। तो ये हमें कहाँ से चलता है पता, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से। तो इस तरीके से आपको ये पढ़ना है। फिर इसके बारे में अगर आगे हम देखें कि और क्या क्या चीज़ें हैं, तो कुछ बुद्धिस्ट सोर्स हमें बताते हैं कि महापद्मनंद का जो रीजन था वो अब 10 साल के लिए था, और इसके 10 साल के राज करने के बाद इसके कुछ 8 बेटे थे, तो उन्होंने इसको आगे सक्सीड किया था, यानी इसका राज्य आगे चलाया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, बस ऐसे पूछा नहीं जाएगा। बस हाँ मे भी ये पूछ सकते हैं कि महापद्मनंद ने कितने सालों तक रूल किया था, तो कुछ 10 साल के आसपास। इसके बाद आता है महापद्मनंद के बाद धनानंद। इसके नाम से आप लोग बहुत ज़्यादा वो होंगे, क्योंकि सीरियल भी आया था चंद्रगुप्त मौर्य करके, तो धनानंद से ही स्टार्ट किया था दिखाना कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको हराया था धनानंद को। तो धनानंद जो है ये नंद डायनेस्टी का लास्ट रूलर था, सबसे पहली बात। यहाँ मैंने लिखा हुआ भी है लास्ट रूलर। इन ग्रीक लिटरेचर ही इज़ नोन एज, देखिए ग्रीक लिटरेचर में इसको क्या कहा गया है, तो इसको एग्रेमीज और एग्जेंड्रमीज बोला गया है। क्या बोला गया है, एग्रेमीज और एग्जेंड्रमीज। जेंड्रमीज भी बोल सकते हो, एंड्रमीज भी, एक्स साइलेंट भी करते हैं कई, और एक्स लगा के भी इसको कंप्लीट करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट देखें तो ये क्या बोलता है, अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया था नॉर्थ वेस्ट इंडिया को, यानी कि ये जो हमारा इंडिया है, तो यहाँ से नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पे यहाँ पे अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया था इंडिया में ड्यूरिंग हिज रीजन, बट ही कुड नॉट प्रोसीड टूवर्ड्स द गंगेटिक प्लेन। देखिए यहाँ तक तो वो आ गया, लेकिन जहाँ से गंगा स्टार्ट होती है ना, यहाँ से आगे ये नहीं बढ़ पाया, क्योंकि इसकी जो आर्मी थी ये भी बहुत बुरी तरीके से थक चुकी थी, क्योंकि यहाँ तक जो ये वॉर करते हुए, लड़ाई करते हुए ये आ रहे थे, और इन्हें पता था कि आगे ये जाएंगे तो यहाँ पे लोगों के पास बहुत बड़ी बड़ी सेनाएं हैं, तो ये इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर अलेक्जेंडर की जो आर्मी है वो हार मान जाती है और मना कर देते हैं कि इनसे अब और लड़ाई नहीं हो पाएगी। तो बस यहीं तक आप आते हैं। फिर बस आपसे एक क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट है कि जो अलेक्जेंडर है वो किसके राज्य में, यानी कि किसकी रूलिंग पीरियड में आया था, तो आपको ध्यान रखना है कि वो धनानंद के टाइम पे आया था। धनानंद की बात करें, ऑपोजिट हो गया है। इसने इनहेरिट किया था अ वास्ट किंगडम फ्रॉम हिज फादर। इसको अपने ही बाप से बहुत बड़ा किंगडम मिला था, जैसे कि बताया था ना मैंने,
महापद्मनंदन जो है अपना रीजन बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया था, उसने बहुत ज़्यादा अपना जो किंगडम है, अपना राज्य है बढ़ाया था उसने, अपना राजपाट। तो वो सब चीज़ें धनानंद को जो है हाथों में मिल गई थी बहुत ही ईजिली। तो ही हैड, इसके पास क्या क्या था हमें ये देखना है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा राजा है जिसके पास 2 लाख मतलब आर्मी के लोग थे, 20,000 कैवलरीज थी, 3,000 एलिफेंट्स थे और 2,000 चैरियोट्स थे स्टैंड बाय, यानी कि ये सब आर्मी में खड़े ही रहते थे। ही बिकेम अ पावरफुल रूलर बिकॉज ऑफ दिस, इसकी वजह से जो चीज़ें इसको अपने बाप से मिली विरासत में, यानी कि हर चीज़ इनको मिली, तो उसकी वजह से बहुत ही पावरफुल रूलर बन गए थे ये। ही बिकेम अनपॉपुलर, अब ये अनपॉपुलर हो गए थे, लेकिन क्यों, इतना सब कुछ होने के बाद भी इतने ज़्यादा ये लोगों में क्यों अनपॉपुलर थे? विद हिज सब्जेक्ट्स ओइंग टू एन ऑपरेसिव वे, यानी जो इनका तरीका था लोगों से टैक्स लेने का, उसकी वजह से लोग इन्हें पसंद नहीं करते थे। ऑल्सो ये शूद्र ओरिजिन से थे, यानी कि एंटी क्षत्रिय थे, यानी कि लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे। कौन? धनानंद। और ये एंटी क्षत्रिय पॉलिसी, यानी कि जो भी अपर कास्ट यानी कि जो क्षत्रिय होते थे उनके अगेंस्ट हुआ करते थे। लेट टू अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमीज, तो बहुत सारे क्षत्रिय इनके दुश्मन बन गए थे। फाइनली ही वॉज ओवरथ्रोन बाय चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इनको हटा दिया गया था, जिनको चाणक्य लेकर आए थे। विच लेड टू द फाउंडेशन, हुआ क्या था कि धनानंद ने चाणक्य की बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर दी थी, भरी सभा में बहुत बेइज्जती कर दी थी। तो चाणक्य ने उस टाइम पे कसम खाई थी कि मैं अपनी मतलब चोटी या टिक्की बोलते ना, उसे मैं तब तक नहीं काटूंगा जब तक कि मैं तुझे इस शासन से हटा नहीं देता। तो इसलिए उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया था और फिर उन्होंने उसको जो अगेंस्ट धनानंद के खिलाफ खड़ा किया था। और वहाँ पर फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य डायनेस्टी के स्टार्ट किया था। कहाँ पे? मगध में। तो मौर्य डायनेस्टी यहाँ से स्टार्ट होती है। लेकिन थोड़ा बहुत और चीज़ें हैं जो हमें धनानंद के बारे में पढ़नी चाहिए, तो वो हम देख लेते हैं। देखिए, आर्मी और मिलिट्री पावर इसके पास बहुत अच्छी थी, लेकिन जो इसके लोगों के प्रति जो दयाहीन था ये बहुत ज़्यादा, तो वो जो इसकी नीति थी वो इसको उल्टी पड़ गई थी। तो लोगों ने भी इसका साथ देना छोड़ दिया था उस चीज़ में। तो अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया था इंडिया में 326 बीसी में। कब? 326 बीसी में। धनानंद ने रेफर किया था एग्रेमीज, और मतलब ये सब ग्रीक हिस्टोरियंस थी, मैं बता चुकी हूँ आपको। और चाणक्य को इसने इंसल्ट किया था, मैंने आपको ये भी बता दिया। तो इस तरीके से ही पूरा एम्पायर जो है इससे चाणक्य ने चंद्रगुप्त के द्वारा छिनवा लिया था। इसके बाद अगर हम देखें नंद डायनेस्टी के बाद, फिर सीधा आते हैं हम मौर्य डायनेस्टी के बारे में। तो इसको मौर्य एम्पायर भी बोलते हैं, क्योंकि ये आगे जाके और बड़ा एम्पायर बन गया था, जो कि अशोक ने इसको आगे कंटिन्यू किया था। तो पहले हम इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, राजाओं के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। कुछ इसके सोर्सेज हैं जहाँ से हमें इनके बारे में पता चलता है, क्योंकि सबूत चाहिए होते हैं ना, जैसे कहीं शिलालेख मिले हैं, कहीं अभिलेख मिले हैं, कहीं स्तूपाज मिले हैं इनके बारे में कहीं कहीं। तो आज हमें वो कवर करने हैं, ठीक है। तो पहले अगर हम बात करें कौटिल्य का अर्थशास्त्र, तो कौटिल्य कौन थे? कौटिल्य चाणक्य थे, ठीक है। इन्हें कौटिल्य भी नाम से बोला गया है। इन्होंने क्या लिखी थी? अर्थशास्त्र लिखी थी, जिसमें क्या क्या था वो हम देखेंगे। देखिए, इसमें डिप्लोमेसी ऑफ वॉर, यानी कि वॉर को किस तरीके से जीता जाए, कैसे वॉर की जाती है, क्या क्या रणनीति होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें इन्होंने इसमें मेंशन की थी। सिविल और क्रिमिनल लॉज बताए थे कि कुछ लॉज होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करके आगे चलना चाहिए। किंग के बारे में बताया था, उनकी काउंसिल्स के बारे में बताया था, उनके डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। तो हमें कैसे पता चलता है कि ये सारी चीज़ें उस टाइम पे हुआ करती थी? तो कौटिल्य ने यानी कि चाणक्य ने अपने ही बुक अर्थशास्त्र में ये सारी चीज़ें मेंशन कर रखी थी, वहीं से हमें ये सोर्सेज मिलते हैं और पता चलता है। और ये लिखी किस लैंग्वेज में गई थी? संस्कृत लैंग्वेज में, बाय चाणक्य। चाणक्य का एक और नाम है जिसको हम विष्णुगुप्त बोलते हैं और इंडियन मैकियावेली भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये वेस्टर्न थिंकर है मैकियावेली जो है, लेकिन हम चाणक्य को इंडियन मैकियावेली भी बोलते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। विष्णुगुप्त भी इन्हीं का नाम है, कौटिल्य भी इन्हीं का नाम है, और मेन नाम इनका चाणक्य था, ठीक है। अब इनकी जो बुक है अर्थशास्त्र कंटेन करती है 15 बुक्स एंड 180 चैप्टर्स विद मेन थीम, जो कि डिवाइड है 3 पार्ट्स में, ठीक है। आपको इस तरीके से पढ़ना है इसको। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षक है। देखिए, ये वो सारी चीज़ें हैं जहाँ से हमें मौर्य एम्पायर के बारे में पता चलता है। पहला सोर्स क्या था? कौटिल्य का अर्थशास्त्र, यानी कि चाणक्य जी की ने बुक थी अर्थशास्त्र, वहाँ से हमें मौर्य एम्पायर के बारे में पता चलता है। दूसरा सोर्स क्या था जहाँ से हमें पता चलता है? तो वो है विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस। तो इसके बारे में अगर हम पढ़ें तो एक ड्रामा है इन संस्कृत रिटन ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। तो मुद्रा राक्षस जो विशाख दत्त की है, ये गुप्ता पीरियड के टाइम पे लिखी गई थी। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया? तो ये एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा। डिस्क्राइब किया है इन्होंने कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने
विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य यानी कि चाणक्य के हेल्प से नंदा यानी कि नंद डायनेस्टी को कैसे, यानी कि धनानंद को कैसे ओवरथ्रो किया, यानी कि उसको उसी गद्दी से हटाया और कैसे वो लोग खुद वहाँ पे रूलर बन गए। गिव्स सोशियो इकोनॉमिक पिक्चर ऑफ कंडीशन अंडर मौर्यंस। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा गया कि किस बुक में या किस लेखक की बुक में, यानी कि गुप्ता पीरियड का ऐसा कौन सा लेखक था जिसकी बुक में ये मेंशन है, किसके बारे में, सोशियो इकोनॉमिक, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक पिक्चर दिखा रहा है किसकी, मौर्यंस की, तो वो मुद्रा राक्षस है जो कि विशाख दत्त ने लिखी थी गुप्ता पीरियड में। तो आपको ये कंटिन्यू रिपीट कर करके मैं इसलिए बोलूँ ताकि आपको याद हो जाए। नेक्स्ट सोर्स कौन सा है, मेगास्थनीज इंडिका, ठीक है, जो कि ग्रीक्स थे। मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी थी, तो ये इनकी बुक है मेगास्थनीज की, ठीक है। मेगास्थनीज वॉज अ ग्रीक अम्बेसडर, ये आपको पता चल गया, इन अ कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो मेगास्थनीज है ये किसके कोर्ट में अम्बेसडर थे, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में अम्बेसडर थे और ये ग्रीक अम्बेसडर थे, आपको ये ध्यान रखना है। इनकी बुक कौन सी थी, तो इंडिका थी। इनकी बुक में क्या है, हिज बुक इज सर्वाइव्ड इन फ्रेगमेंट्स एंड प्रोवाइड डिटेल्स अबाउट मौर्यन की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया, मतलब तो वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाते थे, एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बताया, उनकी आर्मी कैसे चलती थी, पर्टिकुलरली ऑफ कैपिटल सिटी, मतलब एक पर्टिकुलर कैपिटल सिटी, देखिए सिटीज़ तो काफ़ी चेंज हुई थी कैपिटल, लेकिन पाटलिपुत्र के बारे में उन्होंने मेंशन किया है उसमें। तो इस तरीके से हमें कहीं कहीं डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से पता चलता है चंद्रगुप्त मौर्य की, मौर्य डायनेस्टी के बारे में। अब एक और चीज़ है, साइलोनीज क्रॉनिकल, यानी कि श्रीलंका का नाम उस टाइम साइलोन था, तो साइलोनीज क्रॉनिकल के हिसाब से मान लें, क्योंकि जो अशोका था उन्होंने अपने बेटा और बेटी दोनों को ही जो वहाँ भेजा था, तो वहीं से हमें थोड़ा बहुत बुद्ध प्रचार करने के लिए तो पता चलता है, ज़्यादा कुछ नहीं पता चलता, बस ये पता चलता है कि हाँ वहाँ पे भी इंडिया का यानी कि थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस था। तो बात करें जो साइलोनीज क्रॉनिकल्स थे, यानी कि दीपवासमा, मैं बता चुकी हूँ आपको इसके बारे में, दीपवासमा एंड महावासमा थ्रो लाइट ऑन। तो दीपवास जो ये श्रीलंकन वो थी थ्योरी, आपको ये ध्यान रखना है, दीपवासमा और महावासमा, वहाँ से हमें पता चलता है कि अशोका का रोल था स्प्रेड करने में बुद्धिज़्म को, कहा श्रीलंका में, क्योंकि इसने अपने पुत्र और पुत्री को वहाँ भेजा था धम्म के प्रचार के लिए, किसके, धम्म के प्रचार के लिए, बुद्धिज़्म के प्रचार के लिए, ठीक है। ये हमने किसके बारे में करा, नॉर्मल जो सोर्सेज हमें पता थे, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम थोड़ा बहुत और। देखिए मौर्यन डायनेस्टी काफ़ी टाइम तक चली थी, तो इसमें 3 रूलर बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि इस डायनेस्टी के या इस एम्पायर के फाउंडर थे, दूसरे थे बिंदुसार जो कि इनके बेटे थे, और तीसरे थे अशोक जो बिंदुसार के बेटे थे। ये 3 राजा बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इनके बारे में एक एक छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज़्यादा इन्हीं तीनों से क्वेश्चन पूछा जाता है। तक्षशिला यहाँ पे था, देखिए आपसे ये कैपिटल्स जो है ना, इंद्रप्रस्थ, मथुरा, उज्जैन, बोध गया, पाटलिपुत्र, नॉर्थ टू साउथ, वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, इस तरीके से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ दिए जाएंगे, तो आपको लोकेशंस पता होनी चाहिए। तो फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। द लास्ट ऑफ द नंदा रूलर धनानंद वॉज हाईली अनपॉपुलर ड्यू टू द ऑप्रेसिव टैक्स रिजिम। मैं आपको बता चुकी हूँ जो लास्ट नंदा रूलर थे धनानंद, उनको उनके टैक्स की यानी कि बहुत ही कड़ी नीति थी उनको टैक्स को लेकर, बहुत ज़्यादा अमाउंट में वो टैक्स को लिया करते थे, हाईली मतलब लोगों से चार्ज करते थे टैक्स, तो उसकी वजह से इनको लोगों में अनपॉपुलर बोला गया था। ऑल्सो पोस्ट अलेक्जेंडर इन्वेजन हुआ था नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को, जो आर्मी ने उनकी हार मान ली थी तो ये वापस हो गए थे। दे वर रूल्ड बाय इंडो ग्रीक रूलर्स, इंडो ग्रीक रूलर्स के द्वारा यहाँ पे रूल किया गया था। चंद्रगुप्त की बात करें, विद द हेल्प ऑफ इंटेलिजेंट एंड पॉलिटिकल एस्ट्यूट ब्राह्मण। देखिए कौटिल्य कौन थे, ये ब्राह्मण थे, ठीक है। यहाँ पर कौटिल्य के बाद अस्पर्ड आएगा। द थ्रोन बाय अस्पर्ड, यानी कि मतलब उनको थ्रोन से हटा दिया गया बाय डिफीटिंग धनानंद को, किसको बैठाया इन्होंने, चंद्रगुप्त मौर्य को। कब हुआ था ये, 321 में। अब बात करें चंद्रगुप्त के बारे में, तो चंद्रगुप्त की जो ओरिजिन्स थी आर श्राउडेड इन मिनिस्ट्री, मतलब ये क्या थे किसी को क्लियरली नहीं पता है कि ये शूद्र थे, कोई कहता है ये क्षत्रिय थे, कोई कहता है इनकी कास्ट ऊंची थी, कोई कहते हैं ये लोअर कास्ट के थे, तो ये एक मिस्ट्री है, इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में किसी को पता नहीं है, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, तो वही हम आगे पढ़ेंगे। जो ग्रीक थे, ग्रीक सोर्सेज हमें क्या बताते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ओल्डेस्ट हैं, वो मेंशन करते हैं कि ये एक नॉन वॉरियर यानी कि क्षत्रिय से बिलोंग नहीं करते थे। देखिए पहले क्षत्रियों को ना वॉरियर बोला जाता था, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि ये नॉन वॉरियर थे। और हिंदू सोर्स हमें क्या बताता है, ये कहता है कि ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कौटिल्य ऑफ अ हम्बल वर्थ,
प्रोबेबली बॉर्न ऑफ शूद्र वुमन, यानी कि शूद्र वुमन यानी कि लोअर कास्ट की एक वुमन थी, उनसे ये हुए थे। मोस्ट बुद्धिस्ट सोर्सेज से ही वॉज अ क्षत्रिय, तो बुद्धिस्ट सोर्सेज जो हैं वो इन्हें क्षत्रिय बोलते हैं। और कुछ जो हिंदू सोर्सेज हैं वो कहते हैं कि कोई लेडी थी जो कि लोअर कास्ट की थी, शूद्र वुमन थी, ये उनके बेटे थे। और कुछ कहते हैं, यानी कि ग्रीक सोर्सेज हमें ये बताते हैं, बहुत ही जो ओल्डेस्ट सोर्स हैं, कि ये नॉन वॉरियर थे। ठीक है, हमें ये ध्यान रखना है। अब हम बात करें, इट इज़ जनरली एक्सेप्टेड दैट ही वॉज एन ऑर्फन बॉय, यानी कि अनाथ थे, पैदा हुए थे, मतलब ये नॉर्मली कहा जाता है कि ये अनाथ थे, इनके आगे पीछे कोई भी नहीं था चंद्रगुप्त के। इनटू अ हम्बल फैमिली हु वॉज ट्रेन्ड बाय कौटिल्य, जिनको कौटिल्य यानी कि चाणक्य ने ट्रेन किया था अगेंस्ट धनानंद। ग्रीक अकाउंट्स मेंशन इन, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैं यहाँ पे पहले ही लिख दे रही हूँ कि ग्रीक अकाउंट्स में चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस बोला गया है। क्वेश्चन आएगा कि सेंड्रोकोटस किसे बोला गया है, तो चंद्रगुप्त को किसके द्वारा, तो ग्रीक अकाउंट्स में ग्रीक्स ने यानी ईरानियन ने इनको क्या बोला है, इन्होंने इनको बोला है कि ये सेंड्रोकोटस थे। किसको, चंद्रगुप्त को। अलेक्जेंडर हैड अबंडेंड हिज इंडियन कॉन्क्वेस्ट इन 324 BCE and within a year Chandragupta had defeated some of the Greek ruled cities in the northwestern part of the country। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कौटिल्य की बात करें, यहाँ पे लाइन स्पेस आएगा। कौटिल्य प्रोवाइडेड द स्ट्रेटजी वाइल चंद्रगुप्त एग्जीक्यूटेड इट। क्या होता था कि जो कौटिल्य थे यानी कि चाणक्य जो थे, वो चंद्रगुप्त को स्ट्रेटजीज बताते थे, पूरी प्लान पॉलिसी कैसे इम्प्लीमेंट करना है, हर चीज़ जो है वो कौटिल्य ही बताते थे, चाणक्य। और चंद्रगुप्त जो है उनको ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट करते थे, यानी कि पूरा माइंड जो है वो चाणक्य का होता था, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे जाके एग्जीक्यूट करना होता था उसको, कि किस तरीके से, मतलब अब लड़ाई करने का काम किस तरीके से करना है, वो सब चाणक्य बताते थे। और वो सब करते कौन थे, चंद्रगुप्त। दे हैड रेज्ड अ मर्सेनरी आर्मी इन देयर ओन। अब इन्होंने क्या किया, छोटे छोटे राज्यों को, देखे क्या था, चाणक्य भी अकेले निकले थे और चंद्रगुप्त को भी अनाथ ही बोला गया है मोस्टली, इनके पास भी कोई सेना नहीं थी। तो इन्होंने क्या किया, छोटे छोटे राज्यों के पास जाके उनकी मदद करी, उनसे फिर आर्मी ली, फिर उन्होंने थोड़ी आर्मी लेके दूसरे राज्यों पर अटैक किया। तो ऐसे करते करते सारे छोटे छोटे राज्यों को अपने अंदर लेके चंद्रगुप्त ने फिर एक बड़ी आर्मी बनाई, और तब वो धनानंद के अगेंस्ट वहाँ पे मगध एम्पायर में जाके वहाँ उन्होंने उससे लड़ाई लड़ी थी। देन दे मूव्ड ईस्टवर्ड इनटू मगध, ये मैंने आपको बता दिया अभी। इन अ सीरीज ऑफ बैटल मतलब कंटिन्यू जो चल रहे थे, ही डिफीटेड धनानंद, करते करते इन्होंने धनानंद को हराया, एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ मौर्यन एम्पायर इन 321 BC। तो ये पूरी स्टोरी थी चंद्रगुप्त मौर्य की कि कैसे कैसे वो राजा बने थे। थोड़ा इनके बारे में और देख लेते हैं। 305 BC में क्या हुआ, ही एंटर्ड इनटू अ ट्रीटी विद सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर कौन था, देखिए अलेक्जेंडर के बारे में मैंने बताया कि वो धनानंद के टाइम पे आया था, लेकिन आर्मी के हार मान जाने से वो वापस चले गए थे। तो उन्हीं के जनरल थे सेल्यूकस निकेटर, अ जनरल ऑफ अलेक्जेंडर हु रूल्ड ओवर नॉर्थ वेस्ट इंडिया। समझ आ गया कि जो सेल्यूकस निकेटर हैं वो आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, पर वो कौन थे, तो वो अलेक्जेंडर के जनरल हुआ करते थे। इन विच चंद्रगुप्त एक्वायर्ड बलूचिस्तान। तो जो ट्रीटी हुई ना सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त के बीच में, उसमें चंद्रगुप्त को बलूचिस्तान मिला, ईस्टर्न अफगानिस्तान मिला, एंड द रीजन ऑफ वेस्ट ऑफ इंडस, यानी जो इंडस रिवर के जो वेस्ट में जो एरिया है, यानी पश्चिम साइड में जो एरिया है, वो सारा का सारा किसको मिला, चंद्रगुप्त मौर्य को। तो चंद्रगुप्त मौर्य ही ऑल्सो मैरिड सेल्यूकस निकेटर्स डॉटर एज अ ट्रीटी। इन एक ट्रीटी में इनको बलूचिस्तान मिला, इनको ईस्टर्न अफगानिस्तान की पूर्वी अफगानिस्तान मिला, और पश्चिमी इंडस का एरिया मिला, और इनको इनकी बेटी से भी शादी करवाई, किसकी, सेल्यूकस निकेटर की जो डॉटर थी उनसे चंद्रगुप्त मौर्य ने शादी की थी। इन रिटर्न यानी बदले में सेल्यूकस निकेटर को, सॉरी यहाँ पे गॉट आएगा, सेल्यूकस निकेटर गॉट कितने 500 एलिफेंट्स, किसने दिए इनको, चंद्रगुप्त ने दिए। और सेल्यूकस निकेटर अवॉइडेड अ वॉर, एक ट्रीटी करके इन्होंने सारा मामला समझा लिया, और ये वापस चले गए, और चंद्रगुप्त अपना आराम से उनकी डॉटर से शादी करके मगध में ही रहे। फिर नेक्स्ट आता है, मेगास्थनीज वॉज द ग्रीक एम्बेसडर एट चंद्रगुप्त कोर्ट। अभी मैंने बताया कि इसकी बुक थी इंडिका, किसकी, मेगास्थनीज की। ग्रीक एम्बेसडर थे कहाँ पे, चंद्रगुप्त के कोर्ट में। ऐसे क्वेश्चन वन लाइनर में इजीली बन जाता है। चंद्रगुप्त ने क्या किया था, चंद्रगुप्त लेड अ पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। इन्होंने भी, जैसे महापद्मनंद ने अपना राज्य बहुत एक्सपेंड किया था, तो इनकी भी एक्सपेंशन की पॉलिसी थी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भारत का एरिया है अपने अंडर में या अपने साम्राज्य में ले लेना। एंड ब्रॉट अंडर वन कंट्रोल ऑलमोस्ट द होल ऑफ प्रेजेंट इंडिया, यानी कि जितना भी आज का इंडिया है
पूरे इंडिया में इनका राज था। मैं आपको दिखा देती हूँ पिक्चर में कि कहाँ कितना सा बचा था। बिल्कुल बिल्कुल ये साउथ वाला जो केरल तमिलनाडु वाला एरिया है, ये वाला, ये थोड़ा सा बचा था और यहाँ का थोड़ा एरिया बचा था ना, तो ऑलमोस्ट जो आज का इंडिया है वो इनके ही अंडर में था। ठीक है, फ्यू प्लेसेस लाइक कलिंग और एक्सट्रीम साउथ ये बचे हुए थे, बाकी सारा इनके अंदर था। हिज रीजन लास्टेड फ्रॉम 321 BC टू 297 BC। ही एब्डिकेटेड द थ्रोन इन फेवर ऑफ हिज सन। तो इन्होंने क्या किया, अपना जो इनका थ्रोन था यानी कि जो इनकी गद्दी थी वो इन्होंने अपने बेटे बिंदुसार को दे दी एंड वेंट टू कर्नाटक। ये कर्नाटक चले गए विद जैन मॉन्क्स। देखिए आप सबको पता होगा कि बिंदुसार कह रही हूँ, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज्म अपनाया था, तो आपको ये पता होना चाहिए। ये जब जैनिज्म बुद्धिज्म मैंने करवाया तो मैंने वहाँ पे बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने ही जैनिज्म अपनाया था। और एक जैन मॉन्क थे भद्रबाहु नाम से। देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी नहीं जाएगा कि चलो बहुत कॉमन हो गया कि उन्होंने जैनिज्म अपनाया, लेकिन ये क्वेश्चन अभी ट्रेंड में चल रहा है कि जो जैन मॉन्क थे भद्रबाहु, ये किन को लेकर गए थे कर्नाटक में, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य को लेके गए थे। या फिर ये क्वेश्चन आ जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जब जैनिज्म अपनाया था और वो साउथ की तरफ गए थे तो किस मॉन्क के साथ गए थे, कौन सा जैन मॉन्क थे, तो वो भद्रबाहु थे। आपको भद्रबाहु का नाम याद रहना चाहिए। ही हैड एम्ब्रेस्ड जैनिज्म, इन्होंने जैनिज्म को बढ़ावा दिया। एंड ही सेड एंड इज सेड टू हैव स्टार्व्ड हिमसेल्फ टू डेथ अकॉर्डिंग टू द जैन ट्रेडिशन। इन्होंने ये बोला कि जो जैन ट्रेडिशन में डेथ का सिस्टम चलता है, यानी कि भूखे रह के अपने आप को इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे, तो ये जैनिज्म में होता है। कहाँ पे, श्रवणबेलगोला में। ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से आपको याद रखना है। बिंदुसार तक आने से पहले मैं थोड़ा बहुत करवाऊंगी और कुछ अगर इम्पोर्टेंट स्लाइड में मिला मुझे तो। अब अगर हम बात करें चंद्रगुप्त के बारे में, तो अगर कुछ भी है, चाणक्य के बारे में मैंने आपको बताया है कि विष्णुगुप्त उनको बोला गया है। हाँ, और देखिए मुद्रा राक्षस के बारे में मैंने आपको बता दिया, विशाखदत्त के द्वारा लिखी गई थी, ये कंप्लीट करवा दिया है। ही कॉन्क्वर्ड पंजाब रीजन देन मूव्ड ईस्टवर्ड, चंद्रगुप्त के बारे में ही है ये भी। देखिए ऑलमोस्ट चीज़ें मैंने इसके बारे में बता दिया कि इन्होंने किसको कितनी चीज़ें दी थी, और इससे ज़्यादा बाहर से क्वेश्चन आता भी नहीं है। मेगास्थनीज की इंडिका है, ये मैंने आपको बता दिया। देखिए अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन, परिशशित पर्वन यानी चंद्रगुप्त ने जब जैनिज्म अपनाया था तो उन्होंने भूखे रह के अपने प्राण त्यागे थे, और वो जब कर्नाटक गए थे तो उन्होंने बिंबिसार को अपना जो गद्दी है वो देकर गए थे। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। भद्रबाहु के साथ गए थे, जो कि भद्रबाहु जो है ना वो दिगंबर थे। देखिए मैंने आपको बताया था जैनिज्म बुद्धिज्म में कि जो श्वेतांबर थे, श्वेतांबर ये वाइट क्लोथ्स पहनते थे, तो ये नॉर्थ इंडिया में ही रह गए थे। और जो दिगंबर्स थे ये साउथ इंडिया में चले गए थे, और ये न्यूड रहते थे। ठीक है, श्वेत से यानी कि श्वेत यानी वाइट, तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना कि ये नॉर्थ में ही रह गए थे। तो अगर चंद्रगुप्त मौर्य साउथ में आए थे, किसके साथ, जैन मॉन्क के साथ, जिसका नाम था भद्रबाहु, तो आपके हिसाब से क्या होगा, भद्रबाहु भी जो है ये दिगंबर है और चंद्रगुप्त मौर्य भी दिगंबर ही थे। आपको ये ध्यान रखना है, इन्होंने दिगंबर अपनाया था। क्वेश्चन यहाँ कंफ्यूज कर देगा आप लोगों को। आपने ये तो पढ़ लिया कि जैनिज्म अपनाया था, लेकिन आपको ये पता है कि जैनिज्म में इन्होंने श्वेतांबर में गए थे या दिगंबर या साउथ में। अब जैसे मैंने बताया कर्नाटक में गए थे, तो कर्नाटक साउथ में है, तो आपको इस तरीके से आइडिया लग जाएगा कि दिगंबर थे ये। और क्या था इनका रूल कि ये कपड़े नहीं पहनते थे, ये फुल्ली न्यूड रहते थे, शरीर पे इनके एक भी कपड़ा नहीं होता था। तो ये क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बन जाता है। तो ठीक है, कर्नाटक मैसूर के पास है, आपको ये पता होगा। श्रवणबेलगोला में ये लोग गए थे। तो जो ये डेथ लेने की विधि है, जो श्रवणबेलगोला में इन्होंने भूखे रहकर, यानी कि फुल्ली जो इन्होंने फास्ट रखा था, अन्न का एक दाना लिए बिना उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे, यानी कि भूखे रहकर, तो इसको क्या बोलते हैं, इस फैशन को यानी कि जैन के इस ट्रेडिशन को हम क्या बोलेंगे, सले खाना। तो ये टर्म क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा कि सले खाना क्या था, तो आपको ध्यान रखना है कि जो जैन में ट्रेडिशन है भूखे रह के प्राण त्यागना, तो ये इस ट्रेडिशन के नाम को हम क्या बोलते हैं, सले खाना। बस इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं चंद्रगुप्त के बारे में। एक चीज़ मैं और बता देती हूँ, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है, एक सेकेंड। ये सारी चीज़ें साथ साथ लिखते चले जाना, मैं मिटा दूंगी।
एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैंने जैसे बताया कि मेगास्थनीज की जो ग्रीक एम्बेसडर थे, इनकी बुक थी इंडिका। तो इसमें क्या बताया इन्होंने, इसमें पाटलिपुत्र को क्या बताया इन्होंने, पाटलिपुत्र को एज अ पाली बोथरा लिखा है। तो ये नाम आपको याद रखना है, PALIBOTHRA, पाली बोथरा। किसको, पाटलिपुत्र को। कहाँ लिखा है, मेगास्थनीज की इंडिका में। इस तरीके से रिलेट करके पढ़ना है आपको। मुद्रा राक्षस जो मैंने बताया कि विशाखदत्त ने जो मुद्रा राक्षस लिखी है, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बोला गया है, ये इंपॉर्टेंट है। विशाखदत्त की, आप खुद लिख लेना, मैं इतने पे लिख देती हूँ। विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस है, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को बोला गया है वृषाला। तो ये वृषाला टर्म क्या बताता है हमें, ये बताता है कि ये शूद्र थे, यानी लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे। ठीक है, इतना हो गया। एज पर बुद्धिस्ट ट्रेडिशन इनको क्षत्रिय बोला गया, मैंने आपको ये भी बता दिया। तो इतना था हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, इससे ज़्यादा इनके बारे में आएगा नहीं। अगर पूछ लिया जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो जैन गुरु थे वो कौन थे, तो भद्रबाहु का ही नाम लेना है, क्योंकि वो उन्हीं के साथ गए थे श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। बस इससे बाहर कुछ आएगा नहीं। अब हम पढ़ेंगे बिंदुसार के बारे में। आज हम मौर्यन डायनेस्टी कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी सारा है, अभी भी मुझे लग रहा है कि आधा घंटा और चला जाएगा, तो यहीं पे ख़त्म करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट जो भी डायनेस्टी होगी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज हम ये कंप्लीट करते हैं। तो सेकंड जो रूलर थे मौर्यन एम्पायर के, वो थे बिंदुसार। तो ये हो गया। ये कौन थे, ये सन ऑफ चंद्रगुप्त थे। ही रूल्ड फ्रॉम 297 BC टू 273 BC। ही कॉल्ड अमित्रघटा, यानी कि स्लेयर ऑफ फॉयज, यानी कि शत्रुओं का संहार करने वाले। देखिए मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दे, फिर कन्फ्यूजन ना हो। स्लेयर ऑफ फॉयज भी लिखा आ सकता है, जो कि शत्रुओं का संहार करते थे, यानी उनको नहीं छोड़ते थे, यानी कि उनका वध करने वाले। अमित्र घटा भी इनको बोला है, ठीक है। और अमित्रोचैट्स भी इनको बोला है ग्रीक सोर्सेज में। ये ध्यान रखना है कि अमित्र घटा और अमित्रोचैट्स इनको ग्रीक सोर्सेज में बोला गया है, जो कि क्षत्रियों का संहार करते हैं। डायमैकस की बात करें, जो डायमैकस थे वॉज अ ग्रीक अम्बेसडर इन हिज कोर्ट। चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में जो ग्रीक अम्बेसडर थे वो मेगास्थनीज थे, और डायमैकस जो हैं ये बिंदुसार के कोर्ट में ग्रीक एम्बेसडर थे। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। ही हैड अपॉइंटेड हिज सन, किसने, बिंदुसार ने अपने ही बेटे को अपॉइंट किया, जो जिसका नाम था अशोक, एज द गवर्नर ऑफ उज्जैन। इन्होंने अशोक को उज्जैन का गवर्नर बनाया। बिंदुसार इज बिलीव्ड टू हैव एक्सटेंडेड द मौर्यन एम्पायर टू मैसूर एज वेल। देखिए जहाँ तक वो नहीं जा पाए थे चाणक्य, चंद्रगुप्त, तो कहा जाता है कि बिंदुसार वहाँ तक जाके, यानी मैसूर तक जाके इन्होंने अपना जो मौर्यन एम्पायर है उसको एक्सटेंड किया था। तो ये पढ़ लिया हमने बिंदुसार के बारे में। तो बिंदुसार के बारे में ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसको और क्या क्या बोला गया है इसके बारे में हमें ये पढ़ना चाहिए। मैं यहीं ऊपर ही लिख देती हूँ। इसको और क्या बोला गया है बिंदुसार को, तो मुद्रासर बोला गया है इसको। मुद्रासर इन वायु पुराण में बिंदुसार को मुद्रासर बोला गया है वायु पुराण में। और क्या बोला गया है, सीमसेरी इन जैन टेक्स्ट में। जैन टेक्स्ट राजवली कथा, राजवली कथा, इसमें इसको सीमसेरी बोला गया है। आपको ये सब याद करना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ ऑप्शन नहीं है। और बात करें बिंदुसार के बारे में, तो डायमैकस जो है इनके सीरियन अम्बेसडर जो थे बाय किंग एंटीओकस, तो ये आए थे इनके में। मैं लिख देती हूँ, मेरे को दूसरी स्लाइड लेनी पड़ेगी। तो अब अगर हम इनके बारे में बात करें, क्या क्या बोला मैंने, पहले एम्बेसडर थे डायमैकस, जो कि एक सीरियन एम्बेसडर थे। साथ साथ आप लोगों को लिखना है। तो ये सीरियन एम्बेसडर थे। इन्होंने क्या किया था, ये सीरियन एम्बेसडर भेजे गए थे, सेंट बाय किंग एंटीओकस। कंफ्यूज नहीं होना है, दो थे क्योंकि इनके पास। तो दूसरे थे डायोनीसियस, डायमैकस और डायोनीसियस। तो ये दो एम्बेसडर थे। पहले थे सीरियन एम्बेसडर और दूसरे थे जो कि थे इजिप्ट से
ठीक है, किसके द्वारा भेजा गया था? सेंट बाय पटोलेमी सेकंड, PTOLEMY द्वितीय। तो पटोलमी द्वितीय यानी कि पटोलमी सेकंड जो कि इजिप्ट से थे, इनको भेजा था। इनके द्वारा भेजे गए थे कौन? डायोनिसियस। और डायमेकस जो है ये सीरियन अम्बेसडर थे, तो इनको भेजा था किंग एंटियोकस ने। इतना आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं जो बिंदुसार था, जैसे चंद्रगुप्त ने तो जैनिज्म अपनाया था, इसने क्या ज्वाइन किया था? बिंदुसार ने ज्वाइन किया था। देखिए तीनों जो थे ना, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और फिर अशोक, इन तीनों ने ही अलग अलग धर्म अपनाए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज्म, बिंदुसार ने ज्वाइन किया था आजीवक सेक्ट, और अशोका का आप सबको पता होगा कि उसने बुद्धिज्म अपनाया था, मैं थोड़ी देर पहले बता भी चुकी हूँ। तो बिंदुसार के बारे में भी इतनी सारी चीज़ें हैं। और बिंदुसार वॉज मोर इंटरेस्टेड इन आजीवक सेक्ट देन इन ऑर्डर अदर हेट्रोडेक्स, मतलब इनका जो मेन चीज़ है इसी में रहता था। तो एक और है इनके कोर्ट में था जिसका नाम है पिंगलावत्स, ये भी अम्बेसडर था इनके कोर्ट में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पूछ ली जाएंगे कि कौन कौन से किसके किसके कोर्ट में अम्बेसडर थे, तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। बाकी और कुछ नहीं है बिंदुसार के बारे में। इसको एक और चीज़ बोली गई है बिंदुसार को, मैं इसी की स्लाइड में लिख के देती हूँ कि इसको एक और टर्म बोला गया है। मैंने मुदरसार बता दिया, सीमसरी बता दिया, और हाँ ये मैंने बता दी ना, अमित्रोचैट्स और अमित्रघता भी इसको बोला गया है। तो ये हमने बिंदुसार के बारे में कंप्लीट कर ली चीज़ें। अब देखते हैं थोड़ा बहुत चाणक्य के बारे में, इसके बाद फिर हम अशोक करेंगे क्योंकि अशोक के बारे में काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए। तो पहले हम चाणक्य कंप्लीट कर लेते हैं। जो चाणक्य, जिनको विष्णुगुप्त भी बोला गया है, इंडियन मैकियावेली भी बोला गया है, और इनको कौटिल्य भी बोला गया है, तो इनके 4 नाम हैं, आपको ये चारों ध्यान होने चाहिए। तो ये टीचर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य थे, हु वॉज ऑल्सो हिज चीफ मिनिस्टर। ठीक है, ही वॉज अ टीचर, ये टीचर थे, और एक स्कॉलर थे, तक्षशिला से पढ़े हुए थे। अदर नेम वॉज विष्णुगुप्त एंड कौटिल्य। ठीक है, ही वॉज ऑल्सो अ मिनिस्टर ऑफ द इन द कोर्ट ऑफ बिंदुसार, बिंदुसार के कोर्ट में भी मिनिस्टर रहे थे, आपको ये भी ध्यान रखना है। ही इज़ क्रेडिटेड टू बी द मास्टर स्ट्रेटेजी, यानी कि इनकी जो स्ट्रेटेजी वो बहुत अच्छी होती थी, पॉलिटिकली बहुत ही ज़्यादा ये एक्टिव रहते थे। तो इनकी अर्थशास्त्र को भी हम बोलते हैं कि पॉलिटिकली ज़्यादा चीज़ें उसमें लिखी गई हैं राजनीति के बारे में। बिहाइंड द अर्पिंग ऑफ द नंदा थ्रोन, मतलब जो नंद डायनेस्टी को इन्होंने हटाया था, तो उसके बारे में इनकी स्ट्रेटेजी काफ़ी अच्छी बताई जाती है। राइज ऑफ मौर्यन एम्पायर थ्रू हिज स्टूडेंट चंद्रगुप्त मौर्य, जो राइज हुआ था मौर्यन एम्पायर का, वो इनके स्टूडेंट जो थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनकी वजह से हुए थे। ही रोट अर्थशास्त्र विच इज़ अ ट्रिटीज ऑन स्टेट क्राफ्ट, इकोनॉमिक्स एंड मिलिट्री स्ट्रेटजीज़ के बारे में। जो इनकी पुस्तक थी अर्थशास्त्र, उसमें इन्होंने ट्रिटीज़ बताई हैं स्टेट क्राफ्ट की, इकोनॉमी यानी अर्थशास्त्र के बारे में, मिलिट्री स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए वो सब इन्होंने, कैसी वॉर होनी चाहिए, डिप्लोमेसी किस तरीके से रखते हैं, हर एक चीज़ को इन्होंने उसमें बताया था। कि वॉर करते टाइम भी क्या रूल रेगुलेशंस होते हैं, इन्होंने रूल और लॉ होते हैं वो सब बताया था इन्होंने। अर्थशास्त्र की बात करें, वॉज रीडिस्कवर्ड बाय आर शमस्त्री इन 1905। तो ये किसने फाउंड, देखिए किसने डिस्कवर किया है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे हड़प्पन जो सिविलाइजेशन था उसको किसने डिस्कवर किया था, मोहनजोदारो किसने डिस्कवर किया था, कब किया था, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैं एंशिएंट इंडिया का वो पार्ट भी कर पाऊंगी, तो पहले ये इंपॉर्टेंट जो है वो कर लेते हैं। आफ्टर इट हैड डिसअपियर्ड इन 12th सेंचुरी में। ठीक है, द वर्क कंटेन्स 15 बुक्स एंड 180 चैप्टर्स, ये मैंने बता दिया है आपको, 15 बुक्स और 180 चैप्टर्स हुआ करते थे। 3 इसके थीम्स हुआ करते थे जिसमें ये डिवाइड था। तो पहली थीम क्या थी? किंग, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी राजा की जो काउंसिल होती थी वो, और जो उनके गवर्नमेंट में डिपार्टमेंट्स हुआ करते थे अलग अलग, उसमें कौन कौन थे वो बताया है इसमें। वही सिविल और क्रिमिनल लॉ के बारे में रूल्स बताए हुए हैं, और डिप्लोमेसी ऑफ वॉर, ये सेम चीज़ मैं पहले भी करवा चुकी हूँ। इट ऑल्सो कंटेन्स इन्फॉर्मेशन ऑन ट्रेड और मार्केट के बारे में भी बताया हुआ है। अ मेथड टू स्क्रीन मिनिस्टर, स्पाइसीज, ड्यूटीज़ ऑफ किंग क्या थी, एथिक्स क्या होते हैं, सोशल वेलफेयर के बारे में बताया है, एग्रीकल्चर के बारे में बताया, माइनिंग, मेटलग्री, मेडिसिन, फॉरेस्ट, इन सब चीज़ों के बारे में हमें अर्थशास्त्र से, जो कि कौटिल्य की है, उससे पता चलता है। चाणक्य इज ऑल्सो कॉल्ड इंडियन मैकियावेली। 4 नाम है, मैंने चारों के चारों आपको बहुत बार रिपीट कर दिए हैं। अब कमेंट बॉक्स में आप सब मुझे लिख के बताएंगे कि इनके चारों नाम कौन से थे।
और हाँ, बिंदुसार को क्या बोला जाता है, अशोक को क्या बोला गया है, और चंद्रगुप्त को क्या क्या नाम रखे गए हैं, वो सब मुझे आप लोग कमेंट में बताएंगे। सब हो गया, सब कुछ कर लिया। अब हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे जो कि ऑलमोस्ट लास्ट फेमस रूलर रहे हैं मौर्यन डायनेस्टी के। इनका टर्म आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आफ्टर बिंदुसार's डेथ 273 BCE देयर वॉज अ 4 year सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट। देखिए क्या हुआ था कि बिंदुसार को तो हर चीज़ बनी बनाई उनके फादर से मिल गई थी, लेकिन जो बिंदुसार थे ना, इन्होंने भी 3 3 शादियाँ कर ली थी। तो उन तीनों शादियों में क्या हुआ था कि सबके बच्चे थे। तो यहाँ पे बहुत 4 साल तक, इनकी डेथ होने के 4 साल तक बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चला, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई, बहुत ज़्यादा खून खराबे हुए कि कौन जो है गद्दी पे बैठेगा। तो अकॉर्डिंग टू, ये याद रखना है आपको, अकॉर्डिंग टू दिव्य वादना बिंदुसार वांटेड हिज सन सुशीम। देखिए सुशीम जो है ये इनका बड़ा बेटा था। तो ऐसा कहा जाता है कि जो दिव्य वादन है, या दिव्य वादना बोल सकते हो, कैसे भी प्रोनाउंस कर लीजिए, तो बिंदुसार चाहते थे कि जो सुशीम है ये इनको सक्सीड करे, ये इनकी जगह इनकी गद्दी पे बैठे। एंड अशोक वॉज द चॉइस ऑफ बिंदुसार मिनिस्टर। जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर थे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स थे, वो चाहते थे कि अशोक गद्दी पे बैठे, लेकिन जो बिंदुसार है वो चाहते थे कि सुशीम गद्दी पे बैठे। ये चीज़ हमें कहाँ से पता चलती है, तो ये हमें दिव्यवादन से पता चलती है। इस तरीके से पढ़ना है आपको। लेटर विद द हेल्प ऑफ अ मिनिस्टर, बाद में मिनिस्टर्स की हेल्प से, जिनका नेम था राधागुप्त, तो राधागुप्त नाम के जो मिनिस्टर थे उनकी हेल्प से अशोक ने क्या किया था, आफ्टर किलिंग 99 ब्रदर्स। देखिए मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ, मतलब मानते हैं ऐसा कि हुआ होगा कि इन्होंने अपने 99 भाइयों को मार के बहुत ज़्यादा खून खराबा करा था इन्होंने। तो उन सबको मारने के बाद इन्होंने अपनी गद्दी संभाली थी, कहाँ की, मौर्यन एम्पायर की। अशोका फाइनली एक्वायर्ड द मगध थ्रोन, मगध के थ्रोन पे ये बैठ गए थे अपने 99 भाइयों को मारने के बाद, विद द हेल्प ऑफ हिज वन ऑफ मिनिस्टर जिसका नाम था राधागुप्त, ठीक है। मगध थ्रोन पे ये बैठ गए थे। एंड दस आफ्टर 4 years केम हिज फॉर्मल कंसंट्रेशन, तो मतलब 4 साल की खूब कॉन्फ्लिक्ट के बाद फिर इन्होंने अपनी गद्दी पकड़ ली थी। फिर बात करें इनके बारे में, ही अपॉइंटेड द वॉइसरॉय ऑफ तक्षशिला, इन्होंने तक्षशिला और उज्जैन के जो वॉइसरॉय को अपॉइंट किया। बोथ सिटीज़ हैंडल्ड कमर्शियल एक्टिविटीज़, ये दोनों ही सिटीज़ जो है कमर्शियल यानी बिजनेस एक्टिविटीज़ संभाल रही थी ड्यूरिंग द रीजन ऑफ बिंदुसार। अब बात करें जो हिज हेलेनिस्टिक कंटेम्प्रेरीज वर एंटीओकियस सेकंड ऑफ सीरिया, पटोलमी सेकंड ऑफ इजिप्ट और एंटीगोनस ऑफ मैसेडोनिया। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखने की, ये अशोक के टाइम पे थी। तो ये सब चीज़ें थी, ये हमें कहाँ से पता चलता है इनके बारे में, तो इनके अशोक के जो एडिक्ट्स हैं इनके बारे में यहाँ से हमें पता चलता है। बस आपको सबके नाम याद रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, बस अगर इनका नाम लेके पूछ लिया जाए कि ये किन अशोक के उसमें रहते थे कोर्ट में, तो ये कहाँ से थे, मतलब कहाँ से हमें पता चलता है, तो इनके एडिक्ट से पता चलता है। आएगा भी नहीं वैसे क्वेश्चन। ही वॉज अ ग्रेट प्रोपोनेंट ऑफ बुद्धिज्म, तो अशोक ने क्या फॉलो किया था, इन्होंने फॉलो किया था बुद्धिज्म को। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन एंड एज मैंशन इन द महावासमा, जैसे महावासमा और दीपवास में मैंशन है, ही वॉज कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म, इन्होंने बुद्धिज्म अपनाया। एंड हिज नेफ्यू निग्रोध जो है, हु हैड बिकम अ मॉन्क एट द एज ऑफ 7। देखिए इनका एक नेफ्यू था यानी कि भतीजा जिसका नाम था निग्रोध, वो 7 साल की उम्र में जो है बुद्धिस्ट मॉन्क बन जाता है। और वो ही चंद्रगुप्त जब कलिंग वॉर करके आते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा खून खराबा ये करके आते हैं, अपने 99 भाइयों को भी इन्होंने मारा होता है। तो वो सब चीज़ों के बाद इनको बहुत ज़्यादा, इनका कहते हैं कि हृदय परिवर्तन हुआ था। वो सब देखने के बाद जब खूनों की नदियाँ बहने लग गई थी लिटरली वहाँ पे, तो चंद्रगुप्त के अंदर ये आया था कि अब ये सब नहीं करना है। तो इनके ही इस भतीजे ने यानी कि नेफ्यू ने, निग्रोध ने इन्हें बुद्धिज़्म का रास्ता दिखाया, और वहाँ से फिर जो अशोक हैं, सॉरी, अशोक ने क्या किया, वो उस रास्ते पे चल पड़े। अकॉर्डिंग टू दिव्यवादन, समुद्र जो एक मर्चेंट था, टर्न मॉन्क, कन्वर्टेड हिम, इसने इनको कन्वर्ट किया बुद्धिज़्म में। बुद्धिज़्म फॉर द फर्स्ट टाइम वेंट आउटसाइड इंडिया, किसके रीजन में, अशोक के टाइम पे बुद्धिज़्म पहली बार इंडिया से बाहर गया था। ही सेंट हिज सन, जैसे मैंने आपको बताया था, इनका बेटा था महेंद्र वर्मन, एंड डॉटर थी संघमित्रा। इनको साइलोन, यानी देखिए साइलोन जो है श्रीलंका का पहले नाम था, सिलोन या साइलोन, दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हैं, तो उन्हें श्रीलंका भेजा था। इस तरीके से आपको पढ़ना है। इन्होंने अपॉइंट किया था धर्म महामात्माज को, यानी कि अपने धर्म के प्रचार के लिए धर्म महामात्माज इन्होंने अपॉइंट किए थे, किसने, अशोक ने, टू प्रोपोगेट करने के लिए धर्म को अमंग वेरियस सोशल ग्रुप्स में। यानी कि इन्होंने क्या किया, अपने ही राज्य में अलग अलग जगह जो है अपने बुद्धिज़्म यानी कि धर्म के प्रचार के लिए इन्होंने महामात्माज को अपॉइंट किया।
जिसमें इंक्लूडिंग वुमेंस भी हुआ करती थी, तो ये ध्यान रखना है आपको। इन द 14 ईयर्स ऑफ हिज रीजन, यानी कि 14 साल के राज में इन्होंने ये सब कुछ प्लान किया, ऑर्गेनाइज किया अपनी तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल एट पाटलिपुत्र। तो तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये करने से पहले थोड़ा बहुत मैं अशोक के बारे में और आपको चीज़ें बता देती हूँ। इन्होंने कलिंग वॉर कब की थी? इसमें मैंने कलिंग वॉर पे मेंशन नहीं किया, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कलिंग वॉर इतनी ज़्यादा भयंकर वॉर हुई थी, जिसमें कहा जाता है कि हर जगह सिर्फ लाशें दिखाई दे रही थी, सिर्फ खून ही खून था। और उस वॉर के बाद ही जो अशोक ने बुद्धिज़्म अपनाया था, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि इतना खून खराबा मुझे नहीं चाहिए, तो फिर इन्होंने बुद्धिज़्म का पाथ चुना था। तो जो कलिंग वॉर है ये कब हुई थी? 261 BC में। इट इज़ मैंशन। अब कलिंग वॉर के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है कि मतलब ऐसा कुछ हुआ था और अशोक का जो हृदय परिवर्तन हो गया था कि हाँ अब ये सब चीज़ें नहीं करनी है, खून खराबा, और उन्होंने बुद्धिज़्म का पाथ चुना। तो ये मैंशन है कहाँ पे? इन मेजर एडिक्ट। कौन से एडिक्ट में? 13। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया, एसएससी के एग्जाम में पूछा गया, स्टेट पीएससी के एग्जाम में पूछा गया, और बहुत पहले यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन तो एवरग्रीन है, 100% पूछा ही जाता है अशोक के बारे में कि कौन से एडिक्ट में लिखा हुआ है, तो 13 मेजर एडिक्ट में, ठीक है। उज्जैन के गवर्नर रहे थे, ये मैंने आपको बता दिया है। आफ्टर द कलिंग वॉर इन्होंने बुद्धिज्म अपनाया और इन्फ्लुएंस हुए थे मॉन्क, उपगुप्त नाम का कोई मॉन्क था। देखिए एक इंस्क्रिप्शन है, क्या नाम है? भब्रू इंस्क्रिप्शन अभिलेख है जो, इसमें लिखा है कि अशोका इज किंग ऑफ मगध, ठीक है। यहाँ से हमें पता चलता है कि ये यहाँ के किंग रहे हैं मगध के, और इसी में हमें पता चलता है कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है यहीं पर हुई थी, जो कि मोगली पुट्टतीस ने प्रेसिडेंटशिप में पाटलिपुत्र में किया था। तो कहाँ से पता चलता है हमें? भब्रू इंस्क्रिप्शन से। ये क्वेश्चन आया है लास्ट टाइम स्टेट पीसीएस के भी कई एग्जाम्स में, और आते रहते हैं ये क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन हैं ये, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर थोड़े बहुत और चीज़ें हम अशोका के बारे में देखें, मैं यहीं लिख देती हूँ, आप लोग अपने नोट्स में राइट डाउन करते चलना। एक लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू रोमिला थाप्पड़, अशोक हैड बीन फॉर्मली क्रोन इन 268 BCE आफ्टर सिक्योरिंग हिज पोजीशन। मतलब ये इनकी डेट्स को लेकर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है, लेकिन हाँ आपको ये ध्यान रखना है कि 4 साल तक बहुत भयंकर लड़ाई चली थी इनके और इनके भाइयों के बीच में सिंहासन को लेके, ठीक है। हमें सबसे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अशोका का सबसे लंबा स्तंभ लेख, ठीक है, कहाँ पर है? तो ये हमें ध्यान रखना है कि दिल्ली में तोपरा लेख करके है, वहाँ पर है। और सबसे छोटा जो है वो रुम्बनदेही में है, लिखते चले जाना साथ साथ। सबसे लंबा स्तंभ लेख जो है, 7th लेख जिसे बोलते हैं, वो दिल्ली में है, और जो दूसरा मतलब यानी कि सबसे छोटा है वो रुम्बनदेही में है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ अशोकाज रीजन सीम्स टू हैव बीन विक्टोरियस वॉर कलिंग। 260 BC भी लिखा आ सकता है आपको, या 261 भी, जो दिखे उस पर क्लिक कर देना। नॉर्मली 260 BC से लेके 260-61 ऐसा साथ में लिखा रहेगा, तो वही आएगा आपका आंसर। देखिए कलिंग वॉर में क्या हुआ था, ऐसा माना जाता है कि 1 लाख सोल्जर्स थे और कुछ सिविलियंस थे, सबके सब मारे गए थे, ठीक है। बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ था, इंक्लूडिंग ओवर 10,000 ऑफ अशोका के खुद के लोग थे, वो सब भी मारे गए थे। तो वो सब देखने के बाद ये सिर्फ खुद अकेला जिंदा बचा था जब कलिंग वॉर हुई थी। तो उस टाइम के बाद उसको समझ में आया कि ये सब चीज़ें गलत हैं, ऐसा कहा जाता है, पता नहीं ऐसा कुछ हुआ था भी या नहीं, बस बोला जाता है। कुछ इंस्क्रिप्शन से, जैसे मैंने बताया ना भब्रू इंस्क्रिप्शन हैं, तो अलग अलग इंस्क्रिप्शन से हमें अलग अलग चीज़ें इनके बारे में पता चलती हैं। जब इसने खुद सारी चीज़ें देखी, बुद्धिज्म अपनाया, और वहाँ से वॉयलेंस का रास्ता इसने छोड़ दिया। तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल इसने कंडक्ट कराई पाटलिपुत्र में, ठीक है। तो वो कब हुई थी? अशोक के टाइम पे ही हुई थी। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ, आप लोगों को याद होता रहे। अशोक का एडिक्ट और इंस्क्रिप्शंस जो पाए गए थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो उनके बारे में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए मैं एक स्लाइड ले लेती हूँ। तो जो इसके इंस्क्रिप्शंस रही हैं अशोकन, साथ साथ लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अशोका की इंस्क्रिप्शंस कितनी हैं? पहला पॉइंट देखते हैं, जो प्राकृत लैंग्वेज में है एंड द ब्राह्मी स्क्रिप्ट में भी है। पूछा जाता है कि अशोका की जो स्क्रिप्ट्स हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, किस किस लैंग्वेजेस में रही हैं,
तो आपसे फिर ए बी सी इस तरीके से ऑप्शंस बना के दे दिए जाते हैं। नॉर्थ वेस्टर्न प्राकृत लैंग्वेज भी रही हैं और खरोष्टी स्क्रिप्ट भी रही हैं। कौन सी? खरोष्टी। खरोष्टी स्क्रिप्ट और लैंग्वेज क्या थी? नॉर्थ वेस्ट प्राकृत लैंग्वेज। देखिए प्राकृत लैंग्वेज थी और ब्रह्मी स्क्रिप्ट थी। खरोष्टी स्क्रिप्ट थी और लैंग्वेज कौन सी थी? नॉर्थ वेस्ट प्राकृत लैंग्वेज। इस तरीके से रिलेट करके पढ़ना है आपको। ग्रीक लैंग्वेज थी, कुछ ग्रीक लैंग्वेज में भी है जो मैगस्थनीज ने लिखी हैं, ठीक है, एंड स्क्रिप्चर्स थे। फोर्थ देखे तो एरामिक लैंग्वेज भी थी, जो सीरियन वीरियन आए थे शायद उन्हीं की होगी, एंड स्क्रिप्ट्स। तो दीज एडिक्ट्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू रॉक एडिक्ट्स, पिलर एडिक्ट्स, केव एडिक्ट्स, ये सब आपने देखे होंगे। देयर आर 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं फाउंड एट 10 साइट्स। तो इनके 14 रॉक एडिक्ट्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी जो मेजर हैं वो कहाँ कहाँ पाए गए हैं। 10 साइट्स हैं उनके, कलसी, गिरनार, सोपारा, ये नाम आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। देयर वर 2 कलिंग एडिक्ट्स। देखिए कलिंग एडिक्ट्स के 2 हुए थे, समटाइम्स कॉल्ड एडिक्ट नंबर 15 और 16। तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। द मेजर पिलर एडिक्ट्स आवर इरेक्टेड इंपॉर्टेंट सिटीज एंड रोड विद द एम्पायर। तो मोस्टली चीज़ें जो अशोका के बारे में इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दिया है, इससे ज़्यादा कुछ बाहर से आएगा नहीं। इनके जो माइनर और ये सब एडिक्ट्स हैं ये आपको याद करने ही पड़ेंगे, क्वेश्चन में आते ही आते हैं, तो इससे अलग आप नहीं जा पाओगे। अशोका का एक केव एडिक्ट है जो कि बिहार में है। तो 3 से लेकर 4 के जो एडिक्ट्स हैं वहाँ पे केव्स हैं उसके, तो एक के बारे में आपको बता देती हूँ। एक केव है बराबर हिल्स, जो कि अशोका का ही है, ये बिहार में है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 2 ऑफ द 3 अशोकन इंस्क्रिप्शन डेडिकेटेड द केव ऑफ ड्वेलिंग, मतलब आजीवक सेक्ट के बारे में बताते हैं। याद करने के लिए नहीं, मैं बस आपको पॉइंट्स बता रही हूँ। अशोका के धम्म के बारे में आपको याद रखना है कि अशोका ने प्रोक्लेम्ड किया था धम्म को आफ्टर 10 ईयर ऑफ हिज कंसंट्रेशन वर कंप्लीटेड, यानी कि 10 साल का राज्य जब इसका हो गया था तो इसने जो धम्म की जो प्रचार है वो शुरू कर दी थी। और अशोका धम्म वॉज नाइदर अ न्यू रिलीजन और नॉर अ पॉलिटिकल फिलोसफी, ना तो नया रिलीजन था उसका वो और ना ही कोई पॉलिटिकल फिलोसफी थी, वो नॉर्मल इसने अपने हिसाब से ही वो चीज़ चलाई थी। रेदर इट वॉज अ वे ऑफ लाइफ, अ कोड ऑफ कंडक्ट, या तो वो जीने का तरीका था, ये एक रूल था, कोड ऑफ कंडक्ट था, या फिर सेट ऑफ प्रिंसिपल्स थे कि किस तरीके से हमें लाइफ को जीना चाहिए, क्या रूल रेगुलेशंस होने चाहिए, वो इस तरीके की चीज़ें थी। ना तो वो रिलीजन से मैच करता था, कोई रिलीजन था, ना ही वो कोई पॉलिटिकल एजेंडा था। वो सिर्फ वो लोगों को तरीका बता रहा था कि वायलेंस कोई तरीका नहीं है, आपको आराम से अपनी ज़िंदगी सिंपल जीनी चाहिए। तो कुछ प्रिंसिपल्स थे लाइफ के बारे में। मेन फीचर्स क्या थे, एक और आपको ध्यान रखना है कि धम्म के मेन फीचर्स क्या रहे थे अशोका के। तो अशोका के जो मेन फीचर्स थे धम्म के, मैं सब कुछ मुंह से बोलते जाऊंगी, आप लिखते चले जाना, कि एनिमल सेक्रीफाइसेस नहीं करने हैं, प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सेक्रीफाइसेस, फेस्टिव गैदरिंग पे भी, और अवॉइड करना था एक्सपेंसिव, यानी ज़्यादा खर्चे पे भी नहीं जाना है आपको और ज़्यादा रिचुअल्स भी नहीं करने हैं एक्स्ट्रा, मतलब है ना, जहाँ पे आपके ज़्यादा एक्सपेंस हो वहाँ पे आपको नहीं करनी है चीज़ें ज़्यादा खर्च, आपको नॉर्मल रहना है, कोई एनिमल सेक्रीफाइस नहीं करनी, जैसे लोग कई बार क्या करते हैं बलि चढ़ाते हैं, वो सब चीज़ें नहीं करनी थी, इन सब चीज़ों के लिए वो मना करते थे। सोशल वेलफेयर करने के लिए इन्होंने कहा था कि आपको करना चाहिए सोशल वेलफेयर। नॉन वायलेंस और टू एनिमल्स के साथ आपको वायलेंस नहीं करना है, ये भी इन्होंने बताया था। और बाकी सारे अच्छे रिलेशंस बना के रखने हैं सबके साथ, ह्यूमन ट्रीटमेंट जो है सर्वेंट्स के साथ वो अच्छे होने चाहिए, कि ये नहीं कि आपके नौकर है तो आप उनके साथ कैसे भी बिहेव करें। प्रिजनर्स जो जेल में होते हैं उनके साथ ऑफिशियल्स का बिहेव अच्छा होना चाहिए, ह्यूमन ट्रीटमेंट होना चाहिए, टॉलरेंस होनी चाहिए हर रिलीजियस के लेके हमारे अंदर। और ये सारी चीज़ें थी इनकी। धम्म घोष जो बोला जाता है, साउंड ऑफ पीस, ये इन्हीं का है। बेरी घोष, साउंड ऑफ वॉर ऑफ ड्रम्स, देखिए 2 टर्म है, ये लिख देती हूँ मैं। इन्होंने रिप्लेस किया था, रिप्लेसमेंट ऑफ, यानी कि चेंज किया था किसको, भेरी घोषा को, जो कि साउंड थी एक ऑफ, साउंड ऑफ वॉर ड्रम, जो कि वॉर करने के टाइम पे ड्रम बजाते थे ना कि अब लड़ाई होने वाली है, जिसे हम बेरी घोष बोलते थे, उसको इन्होंने रिप्लेस किया था किसके साथ, तो धम्म घोष के साथ। धम्म घोष जिसको कहा गया है साउंड ऑफ पीस।
तो कहाँ ये वॉर से पीस की तरफ आ गए और इन्होंने बुद्धिज़्म अपनाया और इन्होंने धम्म अपनाया और उस रास्ते पे ये चल पड़े। तो इन्होंने और क्या बोला था कि जो रूरल पीपल है उनके लिए भी हमारे अंदर जो है चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, हर चीज़ मेंटेन होनी चाहिए। चलिए ये काफ़ी हो गया इसके बारे में, वीडियो लंबी हो रही है। थोड़ा बहुत हम इनके एडिक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, ये सब आपको पढ़ना है, मैं सिर्फ समझा के चली जाऊँगी। अशोका की बात करें तो जो नेम ऑफ अशोका वर्ड इन डिफरेंट सोर्स, इसके अलग अलग नाम थे जो मैं बता रही थी कि इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ने चाहिए। अशोका का नाम जो है मस्की था, किसमें, माइनर रॉक एडिक्ट में। देव नाम प्रिया, अशोका राजा, यानी कि देव नाम प्रिय भी इसका एक नाम है अशोका का, जो कि गुर्जरा माइनर रॉक एडिक्ट में लिखा हुआ है। एग्जैक्ट क्वेश्चन दे देंगे आपको, इस तरीके से पता भी नहीं चलेगा, फिर आप इग्नोर मत करना इसको। पियादासी भी किसको बोला गया है, अशोक को, जो कि बराबर केव में लिखा हुआ है। पियादासी एक राजा बोला है जो बराबर केव में है, और सिर्फ पियादासी कंधार के मेजर रॉक एडिक्ट में। अशोका मौर्य, जो अशोक का प्रॉपर नाम है अशोका मौर्य, वो रुद्र दमन का जो जूनागढ़ का रॉक एडिक्ट है, यानी कि रुद्र दमन ने जूनागढ़ लिखी है रॉक एडिक्ट। तो ये एक क्वेश्चन, और इसमें क्या मेंशन है, अशोका का पूरा नाम यानी कि अशोक मौर्य। तो ये किस में है, रुद्र दमन के जूनागढ़ में, लेकिन सिर्फ अशोका नाम मस्की के माइनर रॉक एडिक्ट में है। ऐसे पियादासी राजा जो है बराबर केव में है, और सिर्फ पियादासी जो है कांधार में है। इस तरीके से आपको पढ़ना है। अब मेजर रॉक एडिक्ट्स आते हैं इसके बारे में देखें तो पहला मेजर रॉक एडिक्ट्स में इसने क्या लिखा है, प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल स्लॉटर, जो मैंने बताया कि इसके धम के भी रूल हैं। बैन किए थे फेस्टिव गैदरिंग्स पे इसने, यानी कि ज़्यादा एक्सपेंस नहीं करना, खर्चा नहीं करना है। दूसरे में क्या लिखा है, केयर फॉर मैन एंड एनिमल, आपको सबकी केयर करनी है। मेथड ऑफ पांड्या सत्यपुरा, यानी कि सत्य बोलना, ये सब चीज़ें इनके साउथ में जाने, साउथ इंडिया के मेंशन किए हुए इन्होंने इसमें। तीसरे रॉक एडिक्ट की बात करें तो जीनियोसिटी टू ब्राह्मण्स के साथ इन्होंने बोला है। बस इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है बता दे रही हूँ। पहला इंपॉर्टेंट है, दूसरा इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ में देखें, फोर्थ में देखें क्या है, धम्म घोष, मैंने अभी आपको बताया ये फोर्थ भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें साउंड ऑफ धम्म से इन्होंने क्या किया था, साउंड ऑफ पीस की तरफ गए थे, यानी कि बेरी घोष ऑफ साउंड ऑफ वॉर। तो कहाँ से आए थे, बेरी घोष से ये धम्म घोष पे आए थे, साउंड ऑफ वॉर से साउंड ऑफ पीस में आए थे। किस रॉक एडिक्ट में, फोर्थ में। फिफ्थ की बात करें तो जो धम्म महामात्रास जो इन्होंने अपॉइंट किए थे, ठीक है, तो ये फिफ्थ में लिखा हुआ है। सिक्स्थ की बात करें, सिक्स्थ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें वेलफेयर की बात की थी इन्होंने। सेवन्थ में बात करें, सेवन्थ इंपॉर्टेंट है, जिसमें इन्होंने टॉलरेंस की बात की है कि सारे जो टॉलरेंस होने चाहिए रिलीजियस को लेके, कोई भी रिलीजियस हो। अशोकास फर्स्ट विजिट टू बोध गया एंड द बोधि ट्री, हिज फर्स्ट धम्म यात्रा, कहाँ मेंशन है कि अशोका जो है अब पहली बार बोध गया गए, वहाँ पे उन्होंने बोधि ट्री के नीचे बैठे। तो ये हमें मेजर रॉक एडिक्ट 8 से पता चलता है। 9 से क्या चलता है पता कि पॉपुलर सेरेमनीज़ के बारे में। 10 से हमें पता चलता है इनकी इंडिविजुअल डिज़ायर और स्ट्रेस दिया था इन्होंने धम्म के ऊपर, उसके बारे में। 11 से पता चलता है कि इन्होंने इलेबोरेट किया है धम्म को। 12 से पता चलता है कि टॉलरेंस फॉर ऑल रिलीजन्स एंड सेक्ट्स। देखिए 13th बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया कलिंग वॉर, जहाँ पे पता चलता है हमें, कलिंग का नाम जैसे ही आया आप 13th मेजर रॉक एडिक्ट पे क्लिक करना, ठीक है, और ये सारी चीज़ों के बारे में भी यहीं से पता चलता है, पढ़ लेना आप। 14th की बात करें तो ये नॉर्मल इंस्क्रिप्शन है, पार्ट्स ऑफ द कंट्री, कहाँ किस किस राज्य में ये इनका राज्य चलता था उसके बारे में। अब ये एडिक्ट है पिलर एडिक्ट, हमने अभी तक मेजर रॉक एडिक्ट पढ़े, ये पिलर एडिक्ट्स हैं, जिसमें देखिए फर्स्ट में इसके प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, सेकंड में धम्म के बारे में बताया है, थर्ड में इन्होंने कहा है कि वही सेम चीज़ अवॉइड करना है, क्रुएलिटी, हार्शनेस, एंगर। फोर्थ में बताया है इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ राजुकस। फिफ्थ में बताया है लिस्ट ऑफ एनिमल्स बर्ड्स दैट शुड बी नॉट किल्ड, जिन्हें नहीं मारना चाहिए हमें। और वो भी मेंशन था कि किसको हम मार सकते हैं, किस एनिमल्स को हम मार सकते हैं अपनी लाइफ बचाने के लिए, वो भी मेंशन था। सिक्स्थ में क्या मेंशन किया था इन्होंने पिलर एडिक्ट में, धम्म की पॉलिसी क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, सिक्स्थ वाला पूछा गया है कई बार। ये नहीं है कि ये पूछा गया तो आप सिर्फ इसी पे ध्यान देंगे, आप ये भी सोचिए कि अगर एग्जामिनर इस सोच से बनाने लगे कि ये तो पूछ लिया गया, बच्चे तो प्रीवियस ईयर लगाते ही हैं, तो हम क्यों ना कुछ और पूछ ले, इस तरीके से भी आपको सब पे ध्यान देना है। सेवन्थ में पूछा गया अशोका का वर्क जो कि उसने धम्म के लिया, और टॉलरेंस फॉर ऑल, ये हो गया। अब बात करें मौर्यन के आर्किटेक्चर की, थोड़ा सा और है। चंद्रगुप्त के प्लेस के बारे में बात करें तो जो इसका पैलेस था चंद्रगुप्त का, वो वुड से बना हुआ था, यानी कि लकड़ियों से बना हुआ था। इन द एंटायर इंडियन हिस्ट्री, एंशंट इंडियन हिस्ट्री, द पैलेस वर बिल्ट ओनली ड्यूरिंग द एज ऑफ मौर्यंस, यानी कि पूरे एंशंट हिस्ट्री में, यानी इंडिया के एंशंट हिस्ट्री में अगर हम पीछे तक देख लें तो जो पैलेस बनाया गया है पहली बार, वो मौर्यंस के टाइम पे बनाया गया है। किसने स्टार्ट किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने। किससे, मेड ऑफ वुड्स, यानी लकड़ियों से।
चंद्रगुप्त मौर्य बिल्ट अ पैलेस इन वुड एट पाटलिपुत्र में। अशोका ने भी सेम पाटलिपुत्र में ही एक पैलेस बनाया, लेकिन चंद्रगुप्त ने जो है वुड से बनाया था। मेगास्थनीज की बात करें, द विक्टोरियन एम्बेसडर इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य रोट इन डिटेल अबाउट द मौर्यन वुडन पैलेस बुक इंडिका। सेम मेगास्थनीज की बुक है इंडिका, जो कि ग्रीक एम्बेसडर है या विक्टोरियन भी लिख के आ सकते हैं। तो उन्होंने जो इनका पैलेस है वुडन से बनाया हुआ चंद्रगुप्त मौर्य का, उसके बारे में बताया है। अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज द वुडन पैलेस ऑफ चंद्रगुप्त वॉज फॉर सुपीरियर्स, यानी कि के था, देन द पैलेस सीन बाय हिम एट सूसा, पेरिसपोलिस एंड एक्बर्टन लोकेटेड इन पर्शियन एम्पायर ऑफ डेरिस। कुछ खास नहीं है ये कुछ मेगास्थनीज ने अपने इंडिका में एक्स्ट्रा नॉलेज दी थी, उसके बारे में है। मॉरियन प्लेस की बात करें, वॉज फेमस फॉर इट्स सेंट्रल पिलर हॉल्ड। एक सेंट्रल पिलर बनाया था मॉरियन ने अपने पैलेस में, तो उसका जो सेंट्रल पिलर्ड हॉल है वो बहुत फेमस था। इट वॉज प्रोबेबली डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग के द्वारा इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। एशेज रिमेन्स हैव बीन फाउंड एट कुमरहार पटना, यानी जो इसकी राख बची थी वो कहाँ पाई जाती है, पटना के कुमरहार में। अशोक के पैलेस की बात करें में, तो जो चंद्रगुप्त है उसने वुड से बनाया था, इसका स्टोन से बना था। ठीक है, सेम स्पॉट पे ही पाटलिपुत्र में इन्होंने बनाया था जहाँ पे उनका वुडन वाला पैलेस था। दिस पैलेस वॉज जस्ट अ रेप्लिका ऑफ वुडन प्लेस। देखिए वो जला दिया गया, उसके सिर्फ एशेस बचे तो उसको पटना के कुम्हरहार में रख दिया गया, और अशोका ने वहाँ पे अपना स्टोन पैलेस बनाया सेम उसी प्लेस पे। ठीक है, इट ऑल्सो हैड अ पिलर्ड सेंट्रल हॉल, इसने सेम स्ट्रक्चर दिया था, बस स्टोन से बनाया था। देयर वर 80 पिलर्स, दीज पिलर्स हैव बीन डिस्कवर्ड एट कुम्हरहार इन ऑलमोस्ट इंटैक्ट कंडीशन। ठीक है, अशोका पैलेस वॉज सीन बाय फाहियान, चाइनीज ट्रैवलर थे फाहियान, इन 5th सेंचुरी उन्होंने इनके पैलेस को देखा था। आफ्टर सीइंग दिस पैलेस, दिस चाइनीज ट्रैवलर एक्सप्लेन्ड दैट पैलेस वॉज द वर्क ऑफ स्पिरिट्स, यानी गॉड्स, वर्क ऑफ गॉड्स, यानी कि काफ़ी ही ज़्यादा अच्छे तरीके से बनाया गया था। पैलेस वॉज इन परफेक्ट कंडीशन व्हेन फाहियान विजिटेड इंडिया, इवन आफ्टर, मतलब 600 BC ईयर्स पहले भी देख ले हम तो अच्छा था, मतलब वहाँ पे। फाहियान विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग 399 टू 415 AD ड्यूरिंग द रीजन ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड, जिसको हम विक्रमादित्य बोलते हैं। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। लोकेशन की बात करें इंपॉर्टेंट पिलर्स की, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये तो यूपीएससी में आज भी पूछे जाते हैं अशोका से। जो सांची का है पिलर, उसमें क्या है, 4 लायंस है, जो कि भोपाल MP में है। लोकेशन भी है और कितने लायंस है, क्या कैपिटल है, 4 लायंस की कैपिटल है। सारनाथ में जो पिलर है वाराणसी में UP, वहाँ पे भी 4 लायंस है। आपसे पूछा जाएगा कि कितने ऐसे कैपिटल्स थे, कुछ विदाउट कैपिटल्स। देखिए 4 लायंस है ना, इसको कैपिटल बोला जाता है, तो कितने ऐसे कैपिटल्स थे जहाँ पे 4 लायंस थे, आपको ये काउंट करना है। कितने ऐसे पिलर्स थे जहाँ पे कैपिटल्स ही अवेलेबल नहीं थे, यानी कि ऊपर कोई भी स्टैचू नहीं बना हुआ था किसी भी चीज़ का। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रामपुरवा की बात करें जो कि बिहार में है, तो ये 2 पिलर फाउंड किए गए हैं यहाँ पे। वन हैड अ बुल कैपिटल, जहाँ पे एक बुल का कैपिटल है। अनदर हैड अ सिंगल लाइन कैपिटल, जहाँ पे एक सिंगल लाइन का कैपिटल है। इन दोनों में MP और UP वाले में 4 लाइन कैपिटल है, लेकिन बिहार वाले में सिंगल लाइन कैपिटल, तो ये बिहार के लिए आपको ध्यान रखना है। लुम्बिनी की बात करें रुम्बनदेई में, नेपाल, तराई, अकॉर्डिंग टू ह्वेनसांग हॉर्स कैपिटल था वहाँ पे। वैशाली की बात करें जो कि बिहार में है, सिंगल लाइन एज कैपिटल, वहाँ पे भी सिंगल लाइन है। तो बिहार का अब तक क्या रहा है कि दोनों सिंगल लाइन कैपिटल रहे हैं। लौरिया नंदरगढ़ की बात करें जो पिलर है चंपारण डिस्ट्रिक्ट में ऑफ बिहार, यहाँ पे भी सिंगल लाइन है। आप देख रहे हैं सारे सिंगल लाइन है, तो आपको बिहार के लिए ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। UP वालों का अभी तक 4 लाइन्स में ही आया है, MP का भी 4 ही है, और नेपाल का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, UP का एक और आया जिसका नाम है सनकिसा, तो इसमें एलिफेंट कैपिटल है, आपको ये ध्यान रखना है। कांधार अफगानिस्तान की बात करें तो ये बिना कैपिटल के हैं। देखिए बिना कैपिटल के ना 4 हैं, ये आपको चारों ध्यान रखने विदाउट कैपिटल। 2 पिलर्स हैं एट दिल्ली में, उसमें शायद कैपिटल का मैंने मेंशन नहीं किया, मैं देख लूँगी एक बार। रानी घाट है खैबर पाक में, विदाउट कैपिटल है। इलाहाबाद कोई कैपिटल नहीं, अमरावती में कोई कैपिटल नहीं। ठीक है, आपको इस तरीके से पढ़ना है, ध्यान रखना है इस चीज़ के बारे में। तो अब पोस्ट मॉडर्न पीरियड हमें देखना पड़ेगा, उसका भी काफ़ी सारा चीज़ें हैं, तो मैं सोच रही हूँ अब ये कल से स्टार्ट करवाऊंगी मैं पोस्ट मॉडर्न का। तो आज हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। आपको बहुत ही ध्यान रखना है, अगर मेरी वीडियो ज़्यादा स्लो चल रही है तो आप 1.5 पे करके देख लेना, फास्ट कर लेना वीडियो को, आराम से कंप्लीट हो जाएगा। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कुछ भी इग्नोर नहीं करना है, साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलना है। सो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।